नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज 14 जुलाई 2022 को हम आपके साथ सबसोरे पाकिस्तान में 92 पर बराह रास्त आपके साथ इस वक्त मौजूद। आज से 170 दिन बाद 2023 का आगाज होगा, यानी कि इस साल को खत्म होने में 170 दिन रह गए हैं। और बताइए बारिश की क्या क्या तैयारी है? क्या आप लोगों ने जनाब घरों में अपने खाने पीने का सामान ला के रख लिया है? जो है बाल्टियों का इंतजाम हो गया है कि नहीं हुआ है? और साथ साथ जो आपके घरों में जो जहां पर आपकी टंकियां हैं वहां पर अपने बोरियां शोरियां रख ली हैं कि नहीं रखी हैं? तैयारियां कर लीजिए, बिकॉज अब जो सिस्टम आ रहा है वो रहेगा 17 से 18 जुलाई तक। और आज सुबह ही मैं देख रही थी, खबरों में भी देख रही थी, साथ साथ ऑनलाइन भी देख रही थी और अखबारों में भी हमारी पड़ी थी, इस तरह के आप देख रहे हैं। अगर इस वक्त मेरे पास 92 का जो है वो न्यूज़पेपर भी है, तो हम ये देख रहे थे कि जिस तरीके से तबाहियां हुई हैं पिछले बारिशों में, उसमें क्या होगा, लोग कितने तैयार हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या अब लोग मेंटली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये अब हमारे साथ सिचुएशन होने वाली है, हुकूमती लेवल पे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। वेल, ये और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ओवरऑल वेदर की बात करेंगे, कराची, लाहौर, जो इस्लामाबाद, ओवरऑल पाकिस्तान में, क्योंकि ये मानसून का सीजन है, सितंबर तक चलने वाला है। अब देखते हैं जो कराची के हवाले से है या लाहौर के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से। अब कुछ दिनों की अगर बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों के बाद सड़कों का जो हाल हुआ है वो भी ऑब्वियसली लोग वाकिफ हैं। गलियां, बाजार, नहरों का मंजर पेश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई चारों तरफ जो है वो लोग कह रहे थे, किसी ने कोई वीडियो बनाई, बड़ी मजेदार सी वीडियो थी कि कराची की, कि हमें आइलैंड खरीदने का बड़ा शौक था, अब हमारे पास खुद ब खुद आइलैंड चलकर आ गया था, अब हमें लग रहा है कि हम आइलैंड में रह रहे हैं। ये बातें भी यहीं सामने। और कराची में भी बारिशों का पानी ताहाल कई इलाकों में जनाब मौजूद है और अभी तक जो है उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। महकमा मौसमियात बता चुका है, वार्न कर चुका है, पहले से ही जनाब अलर्ट कर चुका है कि करना क्या है। अभी हमारे ऊपर है कि हम इंतजार इधर कोने में बैठ के करेंगे या दूसरे कोने में बैठ के करेंगे, क्योंकि हमें हर सूरत बिजली का तो इंतजार करना ही है, या फिर एक कोने से दूसरे कोने में जाके पानी इकट्ठा करना है। इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का मौसम कैसा है? कराची का तो खैर हम आपको बता ही रहे हैं, साथ साथ और भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कराची से मौजूद हैं शिराज अहमद साहब, 92 न्यूज नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद। पूछते हैं कराची के मौसम का क्या हाल है। जी शिराज साहब। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम इस वक्त खुशगवार दिखाई दे रहा है और शहर भर में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होने की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि बारिशों का सिलसिला आइंदा पूरे हफ्ते जारी रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो कराची में दाखिल हो चुका है और वक्फे से कराची समेत सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का जो सिलसिला है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वक्त शहर का मौजूदा टेम्परेचर की बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। हब्स की फ़िज़ा कायम है और यही लग रहा है कि अब से कुछ देर बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें जो है वो शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ गुज़िश्ता बारिशों की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा जहमत जो है वो उठानी पड़ी थी, क्योंकि ख़ास करके जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर सेवरेज का निज़ाम और निकासी आब का सिस्टम ना होने की वजह से कई फीट पानी जमा रहा, नाले उबल पड़े और इसी वजह से शहरियों को ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ कुर्बानी की जो आलाइशें हैं उन्हें ठिकाने लगाने का जो इंतज़ामात थे वो भी कुछ मौसर दिखाई नहीं दिए, जिसकी वजह से बारिश के पानी में ये आलाइशें होने की वजह से ताफुन फैल गया और इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। एक तरफ हुकूमत की जानिब से अलर्ट्स जारी किए गए हैं, इंतज़ामी अमूर बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं शहरियों को भी हिदायत है कि वो अपनी हिफाजत के लिए इकदाम करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और मौसम को जो है अपने घरों में रहकर एंजॉय। बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें अपडेट किया कराची की सूरत हाल से, मौसम के हवाले से, इस वक्त गलिया कस्म ताफुन के हवाले से क्या सिचुएशन है। साथ साथ हमारे साथ इस्लामाबाद और लाहौर से भी हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज़ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से बिलाल अफरीदी और लाहौर से फहीम अमीन साहब, उनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे इस्लामाबाद और लाहौर? पहले हम चलेंगे लाहौर की तरफ जा रहे हैं जनाब, हम लाहौर लेके चलते हैं आपको। अभी मैं खुद लाहौर से आई हूँ, लेकिन क्या बारिश है, जबरदस्त मौसम देखा मैंने, बड़ा मिस कर रही हूँ मैं लाहौर को। तो फहीम अमीन साहब, क्या सिचुएशन है लाहौर की इस वक्त, मौसम की जरा बताएं ना प्लीज।
माया, जिस तरह आपका मौसम आप छोड़कर लाहौर से गई थी, बिल्कुल वैसा मौसम अभी भी लाहौर का है। बादल हैं और बारिश का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मानसून का एक नया स्पेल जो है वो लाहौर में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज भी बारिश हुई, जिसकी वजह से लाहौर के अक्सर नशेबी मकामात पर पानी तो जरूर खड़ा हुआ और आज भी बारिश का इम्कान है। और साथ ही साथ ये कल भी बारिश जो है यानी कि जुमे के रोज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो लिहाजा लाहौर शहर में बारिश हो रही है। बारिश भी तकरीबन 50 से 60 मिलीमीटर बारिश है, जिसको कंट्रोल करने के लिए वासा के पास जो है वो मुनासिब इंतजाम जरूर हैं, क्योंकि लाहौर की बेशतर सड़कें ऐसी हैं जहां पर वासा की जानिब से जो है वो अपने आर्जी तौर पर कैंप्स लगाए गए हैं और वासा की जानिब से ये दावा किया जाता है। गुज़िश्ता रोज हमने उसका अमली नमूना भी देखा कि बारिश के 3 घंटे बाद जो है वो लाहौर की किसी सड़क पर पानी नजर नहीं आएगा। लेकिन ये इंतजाम जो हैं वो सिर्फ वासा के जो कंट्रोल्ड एरिया हैं वहां पर देखने में नजर आते हैं। लेकिन लाहौर का एक इलाका है वाल्टर रोड, जहां पर तकरीबन 25-30 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो वो भी जो है वो किसी जो है नहर का मंजर पेश करना शुरू हो जाता है। वहां के लोग जो है कम से कम जरूर दुआ मांगते हैं कि बारिश जो है वो हो तो जरूर, लेकिन 10-15 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो, क्योंकि उसके बाद वहां पर बारिश के साथ साथ बिजली के क्या सिचुएशन है? आवाम को क्या मतलब, क्योंकि मैंने काफी इलाकों में देखा बादल भी थे, बारिश भी हो रही थी, लेकिन बिजली मौजूद थी। वहां पे बिजली की कितनी बुरी सूरत हाल है, ये कितनी बेहतर? जी, लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो लाहौर शहर में ईद के दरमियान जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि इक्का दुक्का जो जगह मकामात पर लाइट जाने का जो शिकायत थी वो सामने आती थी और बारिश रुकने के बाद लेस्को हुकाम का ये कहना था कि 2 घंटों में फीडर्स को जो है वो बहाल कर दिया जाता था। लेकिन जो नवाही इलाके हैं वहां पर लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। वहां पर 6-6, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, जिसकी वजह से शहरियों की ईद भी खराब हुई और उनकी जानिब से लेस्को ऑफिस के बाहर धरना भी दिया गया कि उनका ये कहना था कि जो इंतजामिया है उनका ज्यादा फोकस जो है वो लाहौर के शहरी इलाके हैं, जो लाहौर के दही इलाके हैं उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल पेश आते हैं। फ़हीम साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। जरा इस्लामाबाद में हमारे जो साथी हैं बिलाल आफरीदी, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल, जरा बताएं, जिस तरह स्पेल इस वक्त देखिए कराची में भी आ रहा है, लाहौर में भी आ रहा है और मैं जिस तरह देख रही हूँ ना कि फ़हीम अमीन साहब के पीछे बादल आए हुए हैं, ऐसे ही आपके जो है ना फ्रेम में भी बादल ही बादल है साथ साथ, और जो है वो हरियाली भी नजर आ रही है। हमारे यहाँ तो सड़कें और पानी और बादल सब नजर आते हैं, लेकिन हरियाली पंजाब और इस्लामाबाद में नजर आती है। क्या सिचुएशन है बारिश की, जरा बताइए, वेदर की अपडेट दीजिएगा प्लीज। जी, आज बिल्कुल इस्लामाबाद का मौसम तो गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी खुशगवार है। वक्फे वक्फे से 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो बारिश का सिलसिला है वो चलता रहता है और बादलों की और सूरज की आंख मिचौली भी चलती रहती है। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटे से भी मौसम काफ़ी खुशगवार है। गुज़श्ता रात से ही हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह तक ये हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। मौसम जो दर्जा हरारत है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा जहमत का सामना है इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों को भी। जो नशेबी इलाके हैं, जो बड़े नालों के अतराफ में जो इलाके हैं, वहाँ पर जो रिहायशी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना रहा। घरों में पानी दाखिल रहा बारिश के बाद और जो बड़े प्लाजे हैं उनकी बेसमेंट में भी दाखिल हुआ। सड़कें जो है वो तालाब का मंजर भी पेश करने लगी। इस्लामाबाद में हरियाली तो है ही, लेकिन जब बारिश होती है तो हरियाली के साथ साथ झील का मंजर भी पेश करता है इस्लामाबाद। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया और जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन्होंने प्री अलर्ट जो है वो भी जारी किए हैं और लेकिन साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी दिखाई दिए। जिन इलाकों में पानी ज़्यादा जमा हुआ उन इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू के अफसरान जो है वो मौजूद रहे। अगर कोई पानी में फंसा हुआ था तो उनको भी जो है वो फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान, लेकिन वो वाली बात है कि पिंडी का सिचुएशन हमने कल देखी थी, कुछ मनाजर हमारे साथ आए थे। ऐसा कराची में अभी तक ताहाल तक बहुत जगहों पर पानी नहीं निकाला जा सका है और अभी तक जो है वो पानी वहां पर खड़ा हुआ है। तो क्या पिंडी की सिचुएशन है ऐसी या बेटर हो गई है या पानी जो है वो निकाल लिया गया है, जरा प्लीज बताइएगा। जी, बारिश के दौरान तो पानी काफ़ी ज़्यादा जमा रहा और उस दौरान चूँकि नाले भी ओवरफ्लो हो चुके थे तो पानी का निकालना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब चूँकि बारिश जो है वो
जो तेज़ बारिश का सिलसिला था वो रुक चुका है और हल्की हल्की रिमझिम है। तो अब जो जो पानी खड़ा था वो निकाल लिया गया है और अब जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी अलर्ट करी हैं और पानी निकालने के लिए मशीन्स भी मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पे ख़तरा होता है कि यहाँ पर पानी जमा होगा तो वहाँ से पहले से ही अपनी मशीन्स के साथ, अपनी टीम्स के साथ वहाँ पर मौजूद रहते हैं और पानी को खड़ा होने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद यही बात है ना बिलाल साहब, इस्लामाबाद की ना यही बात होती है कि लोग जो है ना बारिश को एंजॉय कर सकते हैं, यही हम देख रहे हैं। तो आई होप इस्लामाबाद के लोग भी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो यही चीज मैं उनसे पूछना चाहूंगी। हमारे साथ जो है फहीमा अमीन साहब लाहौर से मौजूद है। फहीमा, ये बताइए कि जिस तरीके से इस्लामाबाद और पिंडी का वो बता रहे हैं सिचुएशन सॉर्ट आउट हो गई है कि जी पहले से ही वो तैयार होते हैं पानी वगैरह निकालने के लिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। लाहौर की सिचुएशन, पानी कहीं खड़ा हुआ है इस वक्त मौजूद? क्योंकि मैं तो बहुत शराज भाई के, आई एम श्योर वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे, अब हम बता सकते हैं कि पानी अभी तक काफी जगहों पर खड़ा हुआ है। जी फहीम साहब। अच्छा माया, ऐसे है कि लाहौर शहर में वासा की जानिब से नो डाउट काफ़ी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। ख़ास तौर पर पिछले गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए गए थे जिसकी वजह से जो मेन पॉइंट्स थे, जैसे कि लारनस रोड पर एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया था जिसकी वजह से वहाँ पर जो खड़ा होने वाला पानी है वो दोबारा रिसाइकल तो होके पार्क के लिए, जना गार्डन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरह लक्ष्मी चौक जो है एक बड़ी ज़बरदस्त जगह थी जहाँ पर पानी खड़ा होता था और साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर आज़म अमूमन जो है वहाँ पर बड़े बड़े बूट पहनकर जाकर लोगों को दिखाते थे कि यहाँ से पानी का निकास किया जा रहा है। वहाँ पर भी एक मुस्तकिल निकासी आपका बंदोबस्त किया गया है। लिहाजा कुछ इलाके जैसे कि मॉडल टाउन है, वहाँ पर पानी के खड़ा होने की शिकायत जो है वो जरूर सामने आती हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्रॉपर जो है वो सीवरेज का सिस्टम नहीं है। इसी तरह बंद रोड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज का सिस्टम ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो वासा की जानिब से आरजी जो है वो कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि जो लाहौर की तमाम बड़ी शाहराएं हैं वहां पर कम से कम उनका ये दावा है और हमने देखा भी है कि बिल्कुल ठीक है। लाहौर से फहीम अमीन और इस्लामाबाद से बिलाल अफरीदी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं बारिशों में। अपना प्लीज ख्याल रखिएगा। जब तक आप लोग अपडेट नहीं करेंगे कैसे आवाम को पता चलेगा, 92 के मोहब्बत करने वालों को, कि जनाब कहाँ कहाँ पे क्या मौसम के हाल है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो कराची में जरा वापस आते हैं, आप लोगों को बड़ा हमने हरियाली और अच्छे मौसम दिखाए। अब आपको हम अच्छे मौसम के साथ साथ ये भी बता दें कि शहरी जिस तरीके से परेशान हुए हैं, बहुत वीडियोस, आई एम वेरी वेरी श्योर आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों के घरों में पानी, लोगों को रेस्क्यू टीम्स ने इस तरह बचाया। ऐसे ही हमने एक ऐसी फैमिली से राब्ता हमारा हुआ जो इस तरह की सिचुएशन से सफर कर कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालिया बारिशों में उनके साथ क्या हुआ, शहर में जिस तरीके से सिचुएशन आई। मोहम्मद मतीन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मतीन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं क्या? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए। और क्या सिचुएशन हुई प्लीज जरा सबको बताइएगा, क्योंकि ईद भी अफेक्ट हुई और पानी और घर और सामान, और अब मैं तो बोल भी नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। जी मतीन साहब। तबाह हो गया और मेरी रिहाइश यहाँ गार्डन के इलाके में पुलिस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने एक वफाकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में एक है, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉलोनी, और इसका इंतजामी उमूर जो है वो पाकिस्तान PWD के ज़ेरे निगरानी है। यहाँ के हालात ये हैं इस बारिशों में, ना कोई शख्स अंदर आ सकता है ना जा सकता है, ना एम्बुलेंस आ सकती है ना जा सकती है। तो बहुत बुरे हालात, 3 दिन तक तो कम से कम घर में महसूर होकर रह गए। बहुत हालात खराब थे। मैं इस वक्त देख रही हूँ कि जिस तरीके से जो विजुअल्स आपने शेयर किए हुए हैं, इस तरह पानी जो है, एम्बुलेंस का ना आना, ये कोई बड़ी परेशान कुन बात है। किसी को खुदा खास्ता कोई इमरजेंसी हो सकती है, कैसे लोग जाएं, कैसे लोग आएं। कुर्बानी के दिन थे, आपके घर में दाखिल हो गया पानी, कहाँ कहाँ तक पानी गया, कितना कितना आपके सामान को नुकसान हुआ, घर में कहाँ तक पानी पहुंचा, बताइएगा जरा मतीन साहब प्लीज। थी कि जो नीचे के रिहायशी हैं उनके तो घर में बिल्कुल पानी दाखिल था, और अब जमीन पे रखा हुआ तकरीबन तमाम ही सामान वो यकीनन जाया हो गया होगा। पानी 3 से 4 फीट था और बहुत बुरे हालात थे, बस यहाँ बताए नहीं जा सकते। लोगों की कुर्बानी जाया हो गई और बड़े मसाइल हो गए यहाँ पे। बस मैं सिर्फ ये देख रही हूँ वाकई में इस तरीके से जितने इलाके का आप बात कर रहे हैं, कितने अंदाजन घर होंगे मतीन साहब, और कितने अंदाजन नंबर ऑफ रेजिडेंट्स का कुछ शेयर कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो मुतासर हो रहे हैं, कितने घर जो है मुतासर हो रहे हैं इस वक्त?
एग्जैक्टली इस कॉलोनी में कोई मैं एक अंदाजा है कि कोई 40-50 घर तो ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा मुतासर हुए तो सभी हैं। यकीनन ईद का टाइम था, लोगों ने जाना है, किसी ने हॉस्पिटल जाना था, बाहर निकलने के काबिल नहीं रहे हम लोग। यहाँ से सिर्फ ट्रक के जरिए तो कोई आ सकता है, बाकी कोई गाड़ी 4 व्हील किसी का काम नहीं अंदर, और कोई इंतजाम नहीं, कोई पानी निकालने का यहाँ से कोई इंतजाम नहीं। बहुत बुरे हालात। अब तक नहीं हुआ है मतीन साहब, अब तक नहीं हुआ है। अब तो ईद को खत्म हुए हुए भी 2 दिन हो गए, दूसरा दिन शुरू हो चुका है, अब तक कोई मदद नहीं आई है, कोई पानी निकालने का कोई इंतजाम, कोई रेस्क्यू नहीं। क्योंकि 24 घंटे से अभी बारिश हुई नहीं है, तो बस एक कुदरती तौर पे जो पानी खुश्क हो जाता है वो तो हुआ है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर किसी भी किस्म का काम नहीं किया गया। और अभी हालात दोबारा बारिश के बन रहे हैं। अगर आप अगले 24 घंटे बाद यहाँ का दोबारा लेंगे तो एक अंदाजा है आपको यहाँ लोग तैरते हुए दिखेंगे। जो आलाइशें थी वो क्योंकि इस बार जो है अभी तो 11 घंटे बारिश हुई है, अभी तो 4 दिन की ये फोरकास्ट है। मैं तो ये परेशान हो रही हूँ कि अब जो बारिश आने वाली है आज से, जो दाखिल हो रहा है सिस्टम कराची में, उसके बाद आपके इस इलाके का जो 40 घर हैं जिसमें इतने रेजिडेंट्स हैं, उनके क्या हालात होंगे? बिजली, खाना पीना कैसे हो रहा होगा ये सब कुछ? हाँ बस जी, और ये 40 घर भी कोई आम आदमियों के नहीं है, ये तमाम, क्योंकि इस नाम से ही आप अंदाजा लगा लेंगी कि ये फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स का हाल है, ये ऑफिसर्स कॉलोनी है। तो ये उसकी सिचुएशन बता रहा हूँ, ये मैं आम आदमी को नहीं बता रहा, वहाँ का ये हाल है। और आलाइशें बहती हुई चारों तरफ की, सोल्जर बाजार और इधर उधर जहाँ की भी आलाइशें थी वो बहती हुई इस कॉलोनी के अंदर आ गई हैं। अगर आप ये देख सकें अकब में, तो आप ये नहीं महसूस कीजिएगा कि ये यहाँ के लोगों की कुर्बानी की है, ये पूरे एरिया की चारों तरफ की आलाइशें बहती हुई यहाँ आ गई हैं। या मेरे अल्लाह, तो ताफुन तो बहुत ज्यादा फैल रहा होगा, बहुत ज्यादा हवा में जो है वो स्मेल होगी। बहुत ज्यादा यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये पोजीशन है। मैं ये परेशान हो रही हूँ कि आप जाहिर, जब एक कम्युनिटी होती है, इलाका होता है, फैमिलीज होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, दवाएं होती हैं, बच्चों का खाना पीना होता है, इंसान का नॉर्मल खाना पीना होता है। इस सिचुएशन में जहां इतना पानी खड़ा हुआ है, मतीन साहब, खाना पीना कैसे हो रहा है? दवाइयां कैसे आ रही हैं? बस घर में यकीनन जिसके पास अवेलेबल है चीजें, उसी से उन्होंने गुजारा किया है और अपना वक्त गुजारा। बहुत बुरे हालात थे और हमें तो अभी इस वक्त इस बात का तो खौफ मतीन साहब, जो कुर्बानी थी, कुर्बानी तो इस इलाके में हुई नहीं होगी आप लोगों की तरफ? बिल्कुल, हमारे बिल्कुल इस ऑफिसर कॉलोनी में एक मदरसा भी है जिसके अंदर लोग इज्तिमाई कुर्बानी का बहुत बड़ा एक इंतजाम रखते हैं। आप बिलीव कीजिएगा वो परेशानी उनको हुई है वहाँ की इंतजामिया को, या जिन लोगों ने उसमें हिस्सा डाला था, कि वो अपना गोश्त लेने भी अपने हिस्से का नहीं आ पाए। तो बहुत बस पोजीशन। मैं ये समझ नहीं आ रही मुझे कि अब जो बारिशें आ रही हैं उसमें आप लोग किस तरह करेंगे? आप फर्ज करें किसी के पास घर में आटा, दाल, चावल, तेल खत्म हो जाए, 3-4 दिन हो गए इस मामले को हुए हुए, अब किस तरीके से, क्या एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या कोई ट्रक बुला रहे हैं कि भाई जाके कोई जाए और घर की ग्रोसरी कर आए? क्या आप लोगों ने सोचा है अब ये बारिश आ रही है, कुछ आप लोगों ने प्लान बनाया है, टीम बना के कुछ? यकीनन कुछ ना कुछ तो हर कोई अपने घर में अभी स्टॉक ही करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा माहौल दिख नहीं रहा। पीडब्ल्यूडी जो है वो इदारा हमारा सोया हुआ है, जिसने यहाँ का कुछ ना कुछ ड्रेनेज के निज़ाम को देखना था। और ये सेंट्रल ऑफ द सिटी है, बिल्कुल मतलब शहर का बीच एकदम पुलिस हेडक्वार्टर के सामने। तो वहाँ के ये हाल है, ये किसी गांव देहात के नहीं है। तो पुलिस हेडक्वार्टर में भी पानी गया है, जो आप बता रहे हैं, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं जिसका, तो वहां पर भी पानी गया होगा? वहां भी गया है, बिल्कुल वहां भी गया है। तो ये चारों तरफ का पानी भी यहाँ तो वहां पे जो पुलिस एहलकार है उनकी भी टेबल, कुर्सियां वगैरह जो वो होंगी, वो भी सब भीग गई होंगी, वो तो डूब गए होंगे पानी में। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत हालात यहाँ के खराब है। और वो गंदा पानी भी होगा, कोई साफ पानी तो होगा नहीं। जिस तरह आप बता रहे हैं तो सिचुएशन, उसमें तो बीमारियां भी हो सकती हैं, उसमें तो स्किन एलर्जीज भी हो सकती हैं, उसमें लोगों को सांस का और वो मसला भी हो सकता है, कोरोना अलग फैल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आपकी किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई है मतीन साहब? बड़ी फिक्रमंद वाली बात है ये, तो फिक्र करने वाली। बस अब शायद आपके तवज्जुह से कुछ लोग इसको सुन लें, देख लें और कुछ केयर हो जाए यहाँ की, अगली बारिशों में हम बच सकें जो होने लगी है। बाकी अब तक तो बहुत बुरे हालात हैं।
मतीन साहब, जरा सा कुछ लम्हे रह गए, जल्दी से बताइएगा, किसी को आपने फोन किया, किसी इदारे को कोई राब्ता हुआ? क्योंकि इस सिचुएशन में फोन भी आप लोगों के चार्ज होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी से बात हुई? आपके किसी इदारे, किसी डिपार्टमेंट को आपने कॉल किया है? जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को राब्ता करने की कोशिश की तो उनके एहलकारों ने कहा जी ये चूंकि वफाकी गवर्नमेंट की कॉलोनी है और उनके उसमें आती है पोर्टफोलियो में, और फेडरल गवर्नमेंट अपने फंड्स को रोती रहती है, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो बेचारे बस बिल्कुल बेसरो सामान एकदम आसरा हैं। सर, ये आपको पोजीशन ये है। जवाब दिया गया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है? जब आपने डिपार्टमेंट को फोन किया, ये बाकायदा आपको जवाब दिया गया है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये कॉलोनी का इंतजाम उन्हीं से है तो इस तरह का जवाब मिलता है। ऐसा ये कोई लाइफ में पहली बार नहीं हुआ, ये हमेशा जब बारिश होती है यहाँ का यही नक्शा होता है। और आप सर, अफसोस जब की चाहें बात है ना, हम मुश्किल में एक दूसरे का साथ नहीं देख सकते। हमारे साथ इस वक्त एक कराची शहरी मोहम्मद मतीन बेग साहब मौजूद थे और गार्डन के एरिया में जिस तरह वो बता रहे हैं 40 घर हैं, या आई एम श्योर इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि 40 घरों को तो बहुत नुकसान पहुंचा है। 3-3, 4-4 फीट तक अगर पानी, जो 4 दिन पहले बारिश हुई थी उसका पानी अगर मौजूद है, इसके बाद जो है वो तमाम बीमारियां और चीज़ें और ताफून इस तरह फैल रहा है, क्योंकि वो अब मज़ीद जो है वो गंदा भी होता जा रहा है। पानी जो मौसम की वजह से ड्राई हुआ है, धूप की वजह से आया है कुदरती तौर पे, उसके अलावा कोई मदद नहीं आई। और इस वक्त में जहां हमें एक दूसरे की मदद करने की ज़रूरत है, हम ये कॉल पर कह रहे हैं कि जी ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। हमारी जुरिस्डिक्शन में इंसानियत आती है। रहिएगा हमारे साथ। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 15 ज़िलहज भी है और कल बड़ा सुनाई टीम बता रही थी, और फिर हमने अभी खबरों में भी देखा अपने अखबार में, केपीके की गवर्नमेंट के बाहर हवाले से, जो कि टूरिज्म पर बहुत काम कर रही है ताकि वहाँ के लोग और वहाँ पर आने वाले लोग खूबसूरत मनासिर देख सकें, वहाँ के टूरिज्म को एंजॉय कर सकें। टूरिस्ट आएँ हमारे पाकिस्तान में और देखें और दूसरे शहरों से आएँ और केपीके गवर्नमेंट को देखें किस तरीके से वहाँ पर उन्होंने, वो गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट किया हुआ है। इस तरीके से केपीके की टूरिज्म, इको टूरिज्म पर भी काम कर रही है। शाहजेब साहब अक्सर सैर कर रहे होते हैं और बस वही वाली बात है ना, माशाल्लाह से कभी इधर तो कभी उधर। तो अभी आपको लेके चलते हैं शाहजेब के साथ। जब वो गए तो वहाँ के केपीके के टूरिज्म जो इको टूरिज्म पे काम कर रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है ये आपको दिखाते हैं। आज हम जिससे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, ये डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिन हैं, इनका नाम यूसुफ अली है। केपीके टूरिज्म अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारा इंतज़ाम किया जाता है इसमें कितना वक्त लगता है, इस करने का मकसद क्या है, अरेंजमेंट किस तरीके से होते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल सजाना, ये पूरा शहर आबाद करना कोई आम बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? भाई थैंक यू। खैरियत से हैं? बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं आप। बस आप देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं शंदूर के। बिल्कुल, बड़ी रौनक लगी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब एक इवेंट रहा है। इसके पीछे कितनी मेहनत है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों से पहले वो शेयर करें। बिल्कुल शाहजेब भाई, इस तरह है कि इसके पीछे जो मेहनत है, जिस तरह आपने बताया कि ये मेहनत पूरे साल से चलती आ रही है। उसमें बहुत सी चीज़ें इस तरह होती है, कोऑर्डिनेशंस होते हैं, चूंकि इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस इन्वॉल्व होते हैं, गिलगित और केपी। तो उसमें कोऑर्डिनेशंस का एक सिलसिला होता है, फिर मीटिंग्स होती है इंटरवल से, और कभी उधर जाके गिलगित बल्तिस्तान जाके उनकी मीटिंग्स होती हैं, कभी वो इधर आ जाते हैं। फिर फाइनल मीटिंग्स जो हमारी होती है ये शंदूर पे होती है, जिसमें यहाँ पे वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पूरी हायर अथॉरिटीज इकट्ठी होती हैं सारी, यहाँ की इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अपर चतराल, लोअर और चित्राल स्काउट्स। तो ये सारे कुल मिला के यहाँ पे आके ये मीटिंग्स करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, डेट्स देते हैं। जिस तरह ये 1, 2, 3 जुलाई का डिसीजन इधर ही हुआ है, शंदूर ग्राउंड पे आके ये डिसीजन हुआ है। तो इसके पीछे ये तो कोऑर्डिनेशन का एक सिलसिला चलता रहता है पूरा साल। उसके बाद फिर फंड्स एलोकेशंस होती हैं, फिर उसके पीछे आप जैसे देख रहे हैं कि ये पूरा एक शहर सजाया हुआ है, सिटी। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी चीजें, सहूलियात, फूड स्ट्रीट से लेके खैमों से लेके और खेल तक सब कुछ देनी होती है, क्योंकि टूरिस्ट आता है, ये चूंकि एक एस्टेब्लिश सिटी नहीं है, तो हमने एक पूरी सिटी बनानी होती है जिसमें तमाम फैसिलिटीज हमने टूरिस्ट को देनी होती है।
सफाई का इतना ख्याल लोग नहीं रखते। यहाँ पर कोशिश की जाती है टीम से जानिब से। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि गो ग्रीन के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को लेनी पड़ेगी अगर आप कोई पैगाम पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक कि एटलीस्ट अगर फेस्टिवल सजाया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से तो लोग ख्याल कर लें? बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को ख्याल रखना होता है। नो डाउट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीमें वो मशीनरी पहुंच जाती है, लेकिन चूंकि इतना इन्फ्लक्स होता है टूरिस्ट का कि वो चीज़ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होती। समहाउ हम कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ भी हमारे नाज़रीन लोग हैं, टूरिस्ट हैं और देखने वाले हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जहाँ भी जाए तो काइंडली सफाई का ख्याल रखें, हमारे साथ कोऑपरेशन करें ताकि ये चीज़ें जो है ना इश्यूज़ ना हो। अच्छा यूसुफ साहब, इको टूरिज्म के हवाले से मैंने यहाँ पर कुछ बातें सुनी। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें क्या है और इसके लिए क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। अच्छा, इको टूरिज्म शाहज़ेब साहब ये है कि आप एक जगह पे ऐसी डेवलपमेंट करें या आप वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट करें कि वहाँ पे जो नेचर है, नेचर वो डिस्टर्ब ना हो, डिफॉरेस्टेशन ना हो, माउंटेन्स की जो अपनी ओरिजिनल हालत है, नेचुरल कंडीशंस है वो डिस्टर्ब ना हो, रोड्स की वजह से जो नेचुरल पाथवेज हैं जो वो ख़राब ना हो, पानी का सिस्टम ख़राब ना हो, जैसे सीवरेज सिस्टम होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस होती है, बिल्डिंग्स बनती है, तो आपको पता है कि वो पोल्यूशन और चीज़ें वो हो जाती है, बढ़ जाती तो वो इस चीज़ पे भी हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। मेन प्रोजेक्ट्स है उसमें वाटरफॉल्स पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे वाटरफॉल्स हैं उनके इर्द गिर्द हम उन एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे हमने बेंचेस बनाए, गजीबोस बनाए, वहाँ पे टक शॉप्स बनाए। क्या उसकी टेरिटरी महदूद कर दी जाएगी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल, इको टूरिज्म है ही इसी तरह कि आप बेजा कंस्ट्रक्शन ना करें, आप टूरिज्म को इस तरह बूस्ट करें कि आपका जो नेचर है वो डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल, तो यही चीज़ हम अभी आप अगर देखें, कुमराट एक नई एक्सप्लोर जगह है, तो वहाँ पे आप जैसे ही ये जगह एक्सप्लोर होती है तो बिल्कुल एक बेहंगम सी लोग पहुंच जाते हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है और हुकूमत भी कोशिश करती है कि रोड्स पहुंचा दे। तो वो अगर हम उस चीज़ को नेचुरल रहने दें ताकि वहाँ पे जो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन है और पहाड़ है, दरिया है, वो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हमने एक जामे स्ट्रेटजी बनाई है, इको टूरिज्म स्ट्रेटजी। तो इंशाल्लाह उन करीब हम उसको। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने हमें KPK के इको टूरिज्म के हवाले से जहां काम हो रहा है, आई विश ऑल देम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इस वक्त हमें बेस्ट ऑफ लक की भी ज़रूरत है। जो कराची शहर के हालात हैं, इस तरीके से हम थोड़ी देर पहले आपको पूरे पाकिस्तान के मौसम के हवाले से अपडेट की। इस तरह कराची की सिचुएशन, इस तरीके से कराची के गार्डन में रहने वाले एक शहरी की हालत नहीं है। पूरे शहर में जगह जगह पानी जो है वो खड़ा है, ताफुन फैल रहा है, बीमारी हो रही है, स्किन इश्यूज फैल रहे हैं, लोगों की जिंदगी मुअत्तल हुई हुई है, लोग ना खाना पीना जो घर में था बस वही इस्तेमाल कर रहे हैं। निकलेंगे तो गाड़ी भी गंदी होगी, गाड़ियों के अंदर भी पानी आएगा। पानी साफ हो तो फिर भी चलो कहीं बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन पानी में अगर गंदगी शामिल हो जाए फिर इंसान क्या करे, शहरी परेशान है। इसी पे हमें बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल हुए। बिलेटेड ईद भी मुबारक हो, लेकिन इस तरीके से ईद लोगों की तकलीफ में गुजरी। ईद कुर्बान, सुन्नत इब्राहिमी अपनी जगह, लोगों की तकलीफ अपनी जगह, सब साइड पे रह गया। जी नईम साहब। बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक तो हम फिर भी कहेंगे, ईद तो अल्लाह का इनाम होता है और वो जो हज़रत सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम का जिक्र किया ज़ाहिर है उनसे हमारा ताल्लुक़ है। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है, यानी ज़ाहिर है कि इस हुकूमतों का काम क्या होता है, रियासतों का काम क्या होता है कि वो लोगों को सहूलत बहम पहुँचाते हैं, ठीक है ना। वो तालीम दें, वो सेहत दें, वो सड़कें दें, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट दें, वो गंदगी के ढेर साफ़ करें, वो अगर बरसात हो तो उसमें रिलीफ का सामान करें। लेकिन आप अगर यहाँ शहर कराची में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी रियासत और हमारी हुकूमत इस शहर कराची में सिर्फ टैक्स लेने के लिए है, कराची को देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप ये मुझे बताएं, हमने पिछले साल के मुकाबले में 42% ज़्यादा टैक्स अदा किया है कराची वालों ने। हम इस पर खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। लेकिन हम ये सवाल ज़रूर करते हैं कि हमारे साथ ये सलूक ये सब जमातें, हुकूमतें और रियासत क्यों करती है। यहाँ पर जो पानी के नाले मौजूद हैं, बरसाती नाले, यहाँ बड़ा अच्छा निज़ाम, मतलब बहुत पाकिस्तान बनने से पहले से चला रहा है और उसके बाद भी इसमें डेवलपमेंट हुई। लेकिन इन बरसाती नालों को जो छोटे और बड़े सब मिलाकर जो है वो यानी दरमियाने दर्जे के 64 हैं, फिर 5 बड़े बड़े रिवर टाइप के जो है वो नाले हैं और उससे अलावा छोटी मेन आर्टरीज हैं। इनमें सफाई के लिए एक बजट रखा जाता है। पिछले साल इसकी मेंटेनेंस सफाई के लिए 1.2 अरब रुपए रखे गए और उसके अलावा
66 करोड़ रुपए के तो टेंडर हुए इस मॉनसून के लिए। वो हमें बताएंगे हुकूमत के लोग कि इन 66 करोड़ रुपए में से कितने नाले साफ हुए। जब आप इन नालों को साफ नहीं करेंगे और वाटर बोर्ड अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा, वो सीवरेज का जो अलहदा निजाम है वो तो ठीक नहीं करते, उसके तो करप्शन के पैसे खा जाते हैं और सीवरेज की लाइनें इन बरसाती नालों में डाल देते हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो कचरा उठाने का हुकूमती निजाम है वो कचरा भी नालों में डाल देंगे। अगर कुर्बानियां होंगी तो आलाइशें भी नालों में पड़ी होंगी। तो आप सोच सकते हैं कि इस शहर कराची के लोग डीएचए से लेकर सरजानी तक और औरंगी टाउन से लेकर कोरंगी और लांडी और गुलशन हदीद तक बदतरीन अजियत का शिकार हैं। अभी पानी तो बड़ी शाहराहों से निकल गया, लेकिन छोटी शाहराहों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, गलियों में पानी मौजूद है और पानी से ज्यादा गंदगी और ताफुन मौजूद है। आलाइशें अभी तक नहीं उठी हैं और ये पूरा का पूरा निजाम किसका है? जो 15 साल से तकरीबन हुकूमत में है पीपल्स पार्टी, उसके पास ये पूरा निजाम मौजूद है। उनकी कोalition इत्तेहादी जमात है एमक्यूएम, जो हर दौर में हाफिज पीपल्स पार्टी के साथ साहब, अभी थोड़े चंद लम्हों पहले मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे, आपके सामने अगर मुलाकात हो जाती। कराची के शहरी गार्डन में रहने वाले इस तरह वो बता रहे हैं कि इस वक्त तक उनके इलाके में 3-3 फुट तक पानी जमा है। 40 घर, मिनिमम 40 घर हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ एक इलाके की तो बात है ही नहीं वाकई में, लेकिन हमने अभी देखे ना, ऐनुल यकीन वाली बात हो गई कि अभी देख लिया। आज से हाफिज साहब फिर एक और स्पेल दाखिल हो रहा है जो कि 17-18 जुलाई तक चलेगा और पिछली बारिश 11 घंटे की हुई थी, अब की तरफ जो पेशन गोई है वो 24-24 घंटे से ज्यादा होने के लिए। हाफिज साहब क्या करेंगे हम? बस अल्लाह ताला हम पर रहम करे और अल्लाह ताला हम पर यह रहम करे कि इन जालिमों से हमारी जान छुड़ा दे। और ये खुद ब खुद नहीं होता, ये कराची के लोगों को आगाज करना पड़ेगा। देखें, चलें, कुछ भी नहीं है ना, लूली लंगड़ी अंधी बेरी बल्दिया इस वक्त अवेलेबल है ना, जिसका मेयर का इंतखाब और जिसके चेयरमैन का और टाउन चेयरमैन का इंतखाब 24 जुलाई को होने जा रहा है। बारिशें जरूर मौजूद हैं, लेकिन लोग अपने हालात की बेहतरी चाहते हैं और इस 17 साल से जिस अजाब में हम मुब्तला हैं इससे निकलना चाहते हैं, तो 24 जुलाई को सही फैसला करें और उन लोगों को वोट ना दें जिन्होंने हमें इसमें मुब्तला किया है। भारी भारी मैंडेट यहां से पार्टियों ने लिया और लोग उनको किसी हवाओं को वोट डालते हैं, कौमियत को वोट डालते हैं, तासुबात को वोट डालते हैं या नहीं डालते, और उसके नतीजे में क्या होता है कि ये लोग हमारे सीने पर चढ़कर हमें जो है वो हमारे हुकूक से महरूम करते हैं और 14 साल में 240 बसों का ऐलान करते हैं, 30 बसें लेकर आते हैं, 4 उसमें से खराब हो जाती हैं। अब जब बारिश होती है तो इन बसों के अंदर भी पानी आ जाता है। इन नालायक लोगों को ये तक नहीं पता कि आप कराची में बसें चलाएंगे तो उसके पायदान को कितना ऊंचा होना चाहिए। इन नालायकों को ये तक नहीं मालूम कि किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होनी चाहिए। जो काम ये करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देकर अपना काम गिनवा रहे थे वो इनके गले पड़ गया और फिर इनके जो ज़ाहिर ऑल्टरनेट के तौर पर लोग दूसरी पार्टियों को देखते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं दिया। मैं लोगों से कहता हूं, मुझे तकलीफ होती है जब मैं देखती हूँ कि लोग अपनी बाइक्स को जो है ना जिस तरह मजबूरी के साथ बेचारे लेके जा रहे होते हैं। क्या करें, रिस्क रोटी कमाना है, लेकिन रिस्क रोटी कमाने के लिए भी सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे कि पूरी पूरी गाड़ी अंदर धंस सकती है। हम लोग किसी लेवल पर ईमानदारी नहीं कर सकते हैं। हाफिज साहब, इस शहरी ने मुझे बताया, मैंने एक मुताल्लिका डिपार्टमेंट में कॉल किया तो कहते हैं हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है। हमारी जुरिडिक्शन में इंसानियत भी नहीं है क्या हाफिज साहब? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप यकीन करें, इस वक्त तकलीफ सूरत हाल ये कि जब मैं इन बच्चों को देखता हूँ और जिनको अपने मुस्तकबिल से मायूस देखता हूँ, ये कहते हैं पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब भाई कहाँ चले जाएंगे सारे? 3 करोड़ आवाम में से 2 करोड़ तो 35 साल तक की उम्र के लोग हैं। ये कहाँ जाएंगे? इनको समंदर में भी नहीं डाल सकते तुम, इनको मार भी नहीं सकते, इनको यहाँ रहना है। इनको मुस्तकबिल से मायूस नहीं करो। और हमारी जो ये गड़े हैं ना, ये हमारे माओ बहनों की किस्मत में नहीं है कि चिंचियों में धक्के खाएं। भाई इस शहर में ट्राम चलती थी, फिर इस शहर में सर्कुलर रेलवे चलती थी, इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम केटीसी की बसें चलती थीं। जहां नहीं था वहां तो होने लग गया और जहां था वो इन जालिमों ने, इन 35 साल 40 साल जिन लोगों ने यहां पर ताकत के साथ हुक्मरानी की, उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। अब ये बर्बादी हमारी किस्मत नहीं है। मैं लोगों से ये कहता हूं ये किस्मत नहीं है। तुमने तब्दीली भी चाही तो वो चाहिए जिनको भारी मैंडेट दिया और उन्होंने पलट के नहीं देखा। इन्होंने ऐलानात किए 1100 अरब रुपए का पैकेज, 162 अरब रुपए का पैकेज, यूं कर देंगे वो कर देंगे। उन्हें पता ही नहीं था वो क्या ऐलान कर रहे हैं और उनके लोग यहां पर उनके साथ क्या खेल रहे हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं आपसे, मैं सियासतबाजी की बात नहीं है, जमात इस्लामी पर लोग एतमाद करें, 24 जुलाई को वोट दें। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं इंशाल्लाह रोना नहीं रोएंगे, जितना इख्तियार है उससे ज्यादा काम करेंगे
और इख्तियार छीनेंगे, इसलिए कि मर जाने से, पीछे हट जाने से और अपने सारी बागदौड़ इनके हवाले करके आप इनसे खैरात नहीं मांगे, ये हमारा हक है। हम अपने हक की तहरीक चला रहे हैं, इसलिए हम कराची के लोगों से कहते हैं कि इन आजमाए लोगों को मत आजमाएं। हाँ, अगर आपने आजमाकर नेमतुल्लाह खान जैसे लोग देखे और उनकी कारकर्दगी देखी है, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको सही फैसला करना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चॉइस नहीं है आपके पास। जमात इस्लामी के अलावा इस शहर के लिए कोई चॉइस नहीं है। आप फिर तजर्बा करें, फिर जलील ख्वार होंगे। इसलिए ये पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। देखिए, सब हो सकता है। क्या मेयर, ये बाइख्तियार मेयर भी कचरा तो उठा सकता है, आलाइशें तो साफ कर सकता है, लेकिन जब सियासी बुनियादों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर होगा और वो सिर्फ उस सड़क के ऊपर जाकर फोटो शो करेंगे और वीडियो बनाएंगे और ट्वीट करेंगे कि देखो मैंने साफ कर दिया, और गार्डन के लोग, अगर आपने खुद बता दिया, आप जाएं तो सही डाउनटाउन के अंदर, आप जाएं सब जोड़िया बाजार में, आप सदर के इलाकों के अंदर जाएं, गलियों के अंदर, इवन आप डीएचए की सड़कों से पानी नहीं निकला है, फिर वो कहेंगे डीएचए हमारे अंडर में नहीं है। लेकिन भाई, हुकूमत तो आपकी है, विफाकी हुकूमत एक ही जगह ना। आप जो बता रहे हैं, आपकी बात भी जाहिर है, हम सुन भी रहे हैं, आपका मौक़िफ़ भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ लोगों ने ना बस एक स्पॉट बनाया हुआ है, जैसे कि वो रेड कारपेट में होता है ना, कि रेड कारपेट पे जाएंगे, वहां पे तस्वीरें खिंचवाएंगे, जैसे कि समन राउंड अबाउट एक बना लिया एक स्पॉट के, वहीं पर जाकर तस्वीरें और वीडियोस बन गई। कराची शहर में, पूरे कराची में क्लिफ्टन डिफेंस के अलावा भी बुरा हाल है और बदतरीन सिचुएशन में कराची वाले रह रहे हैं, और कहीं जाके नहीं उन्होंने देखा, कहीं उनकी नजर नहीं पड़ी। एग्जैक्टली कल जो है एक जनाजे में हम शरीक हुए, आखिरी रसूमात में हमारी मसीही बिरादरी का एक बूढ़ा आदमी था, वो गुज्जर नाले में तो तामीराती काम हो रहा है। तामीराती काम जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं। एक नाले के साथ जिसमें बरसात हो रही है, आप किस तरह से काम करते हैं। वो डूब गया और जान से चला गया। एक दिन पहले एक बच्चे की लाश तैरती हुई आई है इसी नाले में पीछे की जानिब से। यार, हम लाशें, अपने बच्चों की लाशें उठाने के लिए शहर में मौजूद है, इसलिए टैक्स देते हैं। मैं खुदा के लिए, अब कराची के लोगों को खुद भी जागना चाहिए, इसको अपनी किस्मत मत समझो। इन जालिमों के हाथ में जो आपने इख्तियार और इख्तिदार दिया हुआ है, ये सब मिलकर, ये सब मिले हुए हैं। इस दौरान में जब हम डूब रहे थे, तो आप ये कहेंगे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि एमक्यूएम ने इसी, जब हम डूब रहे थे तो एक मुशीर जरदारी साहब से कहकर उन्होंने बढ़वा लिया दोबारा। इनका बस ये काम है। और जो पार्टी जिसको भरकर मैंडेट दिया था, उसका एजेंडा ही कराची नहीं है। जब हम डूबने लगते हैं तो वो 2 ट्वीट कर देते हैं और वो तकरीर में तस्करा कर देते हैं। तो मैं कराची के लोगों से कहता हूं, आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हो, मैं पार्टियों के खिलाफ नहीं हूं, पॉलिटिकल अमल आगे बढ़ना चाहिए। हमारी ये सियासत भी नहीं है कि हम नफरत की सियासत करें, हम गालियां दें, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं, आप पीटीआई से हैं, आप पीपल्स पार्टी से हैं, आप एमक्यूएम से हैं, नून लीग से हैं, कराची को ये लोग दुरुस्त नहीं करेंगे। अगर करते होते तो आज हो चुका होता। कराची को दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह हम हैं मौजूद। जब कोई इख्तियार नहीं है तो हम लोगों के साथ बरसात में खड़े होते हैं ना, हमारी खिदमत की मदद गाड़ियां हम आप कह रहे हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करेगा, लेकिन मुझे प्लीज जरा ये भी बता दें, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ताफुन फैल रहा है, अभी तक लियाकताबाद पुल पर अभी मैं आपको अभी की बात बता रही हूँ, गाय के सर अभी तक वहां पर मौजूद हैं, कुर्बानी के बाद जानवरों के सर वहां पर अभी भी मौजूद हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये देखने वाला कोई है। चलें, अगर खुदा ना खास्ता आपके हक में जो अल्लाह हो बेहतर हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर नहीं भी होते हुकूमत में, फिर भी हम लोग क्या हमें करना चाहिए अवाम अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए, और क्या कर सकती है? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि आवाम को भी गंदगी मिजाज के अंदर नहीं पैदा करनी चाहिए, और अपने तई जो सफाई सुथराई का निज़ाम है, अपना घर तो हमें साफ करना चाहिए, अपनी गली तो साफ करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अच्छी बातें करना बड़ा आसान होता है। मैं अक्सर देखता हूं सोशल मीडिया पे लोग बड़ी तलकीन कर रहे होते हैं आवाम को। अरे यार, इस आवाम को आप तालीम नहीं दें। हजारों सरकारी इदारे हैं और इन सरकारी इदारों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते कि वहां तालीम नहीं मिलेगी। हमारे टैक्सों के पैसों से चलते हैं। हमारे लिए ये मॉडल स्कूल होने चाहिए। जिससे पहले होता था, लोग लाइन लगाकर कहते थे हमारे बच्चे को दाखिल कराओ। इमारत और गुर्बत नहीं होती थी, मेयार होता था। तुम तालीम नहीं दो, तुम सेहत की सहूलत नहीं दो, तुम हमारी बरसाती नालों में गंदगी का पानी और कचरा फेंक दो, तुम सफाई का निजाम नहीं दो, तुम गार्बेज सेंटर जो है वो सड़कों के ऊपर बना दो, तुम जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दो, चिंची के धक्के दो, तुम हमें जो कुछ था वो बर्बाद कर दो, फिर हमसे कहो यार बड़ा अच्छा होना चाहिए आपको। ये नहीं चलता, ये ड्रामेबाजी नहीं चलती।
सीधा सीधा काम करो, रियासत को अपना काम करना चाहिए, उससे आवाम में भी एक एतमाद पैदा होता है। मैं आवाम के खिलाफ, आवाम की तो गलती है कि ऐसे लोगों साहब एक बहुत अहम सवाल, मुझे पिछले दिनों कल ही हमने एक बारिश के हवाले से कवर किया था, तो हमें ये पता चला जी नाले वगैरह सर आप बता रहे हैं, या आर्टरीज वगैरह हैं, जो नाले हैं उनके ऊपर तो इमारतें बन गई हैं। अब अगर आप लोग हुकूमत में आ भी जाते हैं तो किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम जो पानी निकलने के रास्ते हैं उनको किस तरीके से आप करेंगे? हाउ विल यू डिफाइन दैट? बहुत मुश्किल सवाल है ये, और आप ये सवाल देखें, हैरत अंगेज बात ये है कि मुसलसल 14-15 साल से हुकूमत करने वाले जो पीपल्स पार्टी है उसके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, सीएम साहब कल ये फरमा रहे थे कि देखें लोगों ने जो है ना नालों के ऊपर तामीरात कर दी हैं और ये तामीरात नहीं होनी चाहिए। अरे भाई तामीरात नहीं होनी चाहिए, आपने क्यों करने दी है? आप जिम्मेदार हैं, आप इससे, आपकी पूरी हुकूमत करप्शन का एक गड्ढा उसने बनाया हुआ है। जो 35-40 साल से यहां पर ऐसे इख्तिदार में रहे क्यों वाले जिनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता था, उनकी मौजूदगी में और इनकी मौजूदगी में ये सारे काम हुए हैं, और यही आकर जो है मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। हम क्या करेंगे देखें, हम ये करेंगे, देखें जाहिर है कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि ओवरनाइटली सब कुछ सही हो जाएगा। पहला काम तो ये है कि जो नाले साफ हो सकते हैं वो 15 से 20 दिन के अंदर ये सारा काम हो सकता है, इन्हीं वसाइल के अंदर हो सकता है कि जो वसाइल अवेलेबल है। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम ये है कि जहां जहां पर तामीरात हैं ऑल्टरनेट फराम, रीसेटलमेंट प्रोग्राम यहां पर लाना पड़ेगा। इसके बगैर कराची के मसले का हल नहीं है। रीसेटलमेंट प्रोग्राम क्या है? जिन नालों के साथ लोग आबाद हैं, एंड यू आर सेइंग ये पॉसिबल है अगर आप लोग जीत जाते हैं तो? ठीक है, हमने करके दिखाया है। हमने लियारी एक्सप्रेस वे के लोगों को 14,000 खानदानों को बसा के दिखाया नेमतुल्लाह खान ने इसी शहर में। ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन बिल्कुल ठीक है। हाफिज नईम साहब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत सारी बातों पे रोशनी डाली भी, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। लेकिन आपने जाते जाते एक बात की कि अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो ये काम 15 से 20 दिन का है। तो अगर आप कह रहे हैं, आपकी जमात कह रही है, तो बाकिया और जमातें क्यों ऐसा नहीं कर रही, या वो हुकूमतें जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो ये क्यों नहीं कर रही? क्या बारिशों का हमें पता नहीं था, हमें मालूम था? खैर, प्रोग्राम में और बहुत कुछ रहिएगा हमारे साथ। सवेरे पाकिस्तान कर रहे हैं आपका इंतजार। प्लीज डू स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ बराह रास्त सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अक्सर हमारे प्रोग्राम में आपकी मुलाकात होती रहती है ऐसे लोगों से जो घर का खाना बनाकर कभी गाड़ी में रखकर जो है वो कस्टमर्स को बेच रहे होते हैं, कभी कहीं जो है वो स्टॉल लगाकर जो है वो बेच रहे होते हैं, और इसके हलाल के लिए अपनी कहीं ना कहीं मेहनत, हाथ पैर ज़रूर मार रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, घर का खाना किसको अच्छा नहीं लगता, बल्कि जो काम करते हैं दफातर में या घर से दूर होते हैं वो घर का खाना बहुत मिस करते हैं। लेकिन हाल ही में हमने जाना, और आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने, बल्कि मैं उनकी मेहनत को और हिम्मत को सराहना भी चाहूँगी आप लोगों के साथ कि उन्होंने किस तरीके से हिम्मत करके दाल चावल बनाकर बाइक पर रखकर खुद बाइक चलाकर ये काम करना शुरू किया। क्यों किया, किस लिए किया, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन क्या किया बाजी दाल चावल वाली ने, ये तो सब जानते हैं। मेहनत क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं, किसने सराहा, क्यों उस जगह पर आई कि महसूस हुआ, और कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं। बड़ा काम है, अपना काम है, अपनी बॉस खुद है, बॉस ऑफ योर ओन। अपना काम करना वाकई में अल्लाह पाक जो है उसमें और बरकत अता करता है, क्योंकि वो सुन्नत भी होती है। जो तिजारत करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बाजी दाल चावल वाली नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप बाजी दाल चावल वाली? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप आई और आपने वक्त निकाला आने के लिए। नाजिया, ये क्यों, कैसे, किस लिए, क्या ज़रूरत पड़ी, शौक़ था, हालात थे, क्या हुआ? बस ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं शॉर्टकट करके बता देती हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ।
सिंगल मदर हूँ और मेरे बेटे हैं माशाल्लाह 8 साल के, वो हाफ़िज़े कुरान बन रहे हैं दारुल उलूम कराची से। एक बेटे? एक ही बेटे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास सपोर्ट नहीं है, और मेरी एक खुददारी है कि मुझे किसी से सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं ख़ुद करूँगी। तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे जॉब करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैं एज आ मार्केटिंग मैनेजर रह चुकी हूँ, दुबई में जॉब कर चुकी हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे मल्टी नेशनल है, डोमिनोज़ है, KFC है, यहाँ जॉब कर चुकी हूँ। सबसे बड़ा इशू क्या आता है मेरे सामने? टाइमिंग का। क्योंकि घर पे कोई बड़ा नहीं है, दादी नानी फुफ्फी कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे बेटे वालिदैन में से, तो अब घर में भी कोई नहीं है। अब बच्चा बेचारा, आप इमेजिन कि आप सोचें 2 सेकंड के लिए कि आपका छोटा बच्चा घर पर अकेले और आप 8 से 10 घंटे जॉब कर रहे हो, बच्चे को खाना तो पकाकर आप देकर आए हो, उसने बच्चे ने नहीं खाया, क्या किया? सीढ़ियों में बैठ गए, दरवाजे में बैठ गए। किस तरह से मेरी सोच वहीं रहती थी, और बच्चा मासूम बच्चा वहीं लगा रहता होगा, वहीं लगा रहता। तो 8 साल मैंने निकाल लिए किसी तरह से, जॉब करके बच्चे को भी थोड़ा बड़ा कर लिया, निकाल लिए। लेकिन यही सोच रही थी कि 8 साल में मैंने क्या किया, 8 साल में मैंने क्या किया? मैंने 8 साल में सिर्फ एक दूसरी कंपनियों के लिए एफर्ट्स किए, स्ट्रगल किया, मेहनत की। मुझे क्या दे रहे हैं लोग? एक छोटी सी सैलरी, वो मेरा घर का रेंट, बच्चे की फ़ीस, और लास्ट मंथ में तो मेरे शायद राशन भी ख़त्म हो जाता था कि मैं किस तरह से इसे चलाऊँ। तो सोचा तो बहुत टाइम से था कि काश कुछ अपना कर लूँ, मैं एज अ ब्यूटिशियन भी हूँ, कोई पार्लर खोल लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ। तो कहाँ पे मार खा जाती थी? अपना बैकअप देखती थी, अमाउंट ही नहीं होती थी, क्योंकि हर काम करने के लिए तो अमाउंट चाहिए। सही बात है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो पर हूँ। जहाँ पे बस सैलरी मिलती है उसी से घर चलता, सैलरी ख़त्म, मैं भी ख़त्म, हैंड टू माउथ, पे चेक टू पे चेक। देन फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन ये आप इसको स्टॉल कह रहे हैं, ठेला कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये इसको करने के लिए ना, मतलब मैंने 1 करोड़ दफ़ा सोचा, और वो फर्स्ट डे मैं अब तक भूल नहीं पाती कि जब फर्स्ट डे बहुत मिस रोने वाला दिन था, क्योंकि रोने वाला दिन था। अब मुझे हंसी आती है क्योंकि अब, लेकिन मिस जब पकाने के बाद, जब मेरे पास तो कोई बैकअप भी नहीं है, कोई लड़का नहीं है जो ठेला निकाले उठाए। कितने किलो का बनाया था? मैंने फर्स्ट डे 2 kg का बनाया। अब मेरा 4th फ्लोर पे मेरा घर था, वहाँ से पका के पतीले बांधे और सीढ़ियों से मैं नीचे उतरने के बाद फिर मैंने ठेला निकाला और उसमें लगाया, बच्चे के साथ लेकर गई। तो लोग देख रहे थे मुझे और मैं आसमान की तरफ देख रही थी। रो भी पड़ी क्योंकि बस शायद कुछ इसमें है मसलियत, अल्लाह पाक यही चाह रहे हैं। जब वो यही चाह रहे हैं तो फिर मैं कौन होती हूँ ना करने वाली? जो होना होने दो, लोग अच्छा कहें बुरा कहें जैसा भी कहें, लेकिन मेरी सोच से हटकर हुआ। लोगों ने अच्छा कहा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, मेरा कॉन्फिडेंट, मेरा दिल और बड़ा हो गया। वाह! जब मेरा दिल बड़ा हो गया तो फिर मैंने हिम्मत पकड़ ली। फिर मैंने रिक्शा भी लगवाया था मिस स्टार्टिंग में, लेकिन आप एक बड़ा बिजनेस भी करते हैं तो उसके लिए भी आपको बैकअप चाहिए होता है। मेरे पास तो बैकअप ही नहीं है, और अभी स्टार्टिंग है, छोटा काम है, स्टॉल दाल चावल का, तो उसमें आप कैसे एक रिक्शा अफोर्ड कर सकते हैं। फिर हिम्मत पकड़ी, बाइक ली फिर हिम्मत पकड़ी। अब बाइक भी चलानी नहीं आती, कौन सिखाएगा? निकल गया गुस्से से मैदान में, गिराए ठुके खुद ही, किसी से सीखी नहीं। अल्लाह, लड़की फिर अब बस सीख ली, कर लिया, बस निकल गए। फिर कहा रिक्शे वाले के लिए मैं डेली 500 कहाँ से निकालूं, कैसे निकालूं? नहीं भाई, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं कहाँ से निकालूं? अभी तो स्टार्टिंग है, कस्टमर बनेंगे, सेल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ हो जाएगा। फिर मैं वेल्डर वाले के पास चली गई, स्टैंड बनवाया। पहला दिन था, मैंने कहा अल्लाह, स्टैंड तो बनवा लिए, 15-20 किलो तो इसका ही वजन है। फिर पतीले का, चावल का, 15-20 किलो दाल का, फिर सब्ज़ी का, 3-4 सालन का, तो ये मैं कैसे लेके जाऊंगी? रख लिया, बाइक उठ गई। अल्लाह बाइक उठ गई। मैंने कहा अल्लाह मुझे बस पहुंचा दे, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। हिम्मत पकड़ी, बैठी, तो अल्लाह का शुक्र है कि चला ली। 10 दफ़ा रोकी लेकिन चला ली। तो क्या हुआ? चला ली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। मेरे सगे भाई ने मुझे ब्लॉक कर दिया हुआ है।
इसलिए कि तुम हमारी इज्जत को रोड पे लेकर आ गई हो। या खुदाया, क्या बोल रही हैं आप? जी जी, तो मैंने कहा आप ब्लॉक कर दो, कुछ भी कर दो, आपके पास इतना है, हमारी बहन ये काम नहीं करे तो आप मुझे मंथली पे करो ना। आप एक बिज़नेस कर रहे हो तो आप मुझे मंथली पे करो। जब आपकी गैरत है कि नहीं भाई हमारी बहन ये काम नहीं करे तो क्या करूँ, भीख तो नहीं मांग रही हूँ। मुझे सबसे बड़ी बात है कि अपने बेटे के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ, उसे टाइम दे रही हूँ। हाँ, मैं खुद मैंने ख़त्म कर लिया अपने आप को। वो इसलिए कि मिस ये काम एटलीस्ट 3% का है और यहाँ पे सिर्फ अकेली मैं हूँ। बहुत चीज़ें समझ सकती हूँ। वो कैसे, शाम में मेरे पास एक अमाउंट नहीं है कि मैं बहुत बाय करूँ, स्टॉक कर दूँ। हाँ। मैं डेली ख़रीदना है, डेली बेचना है, उसी से आपने चलना है। शाम में मार्केट जाती हूँ, सब्ज़ी मार्केट, मीट मार्केट, वहाँ से गोश्त लिया, सब्ज़ी ली, उसके बाद फिर मैंने घर गई रात के 10 बजे, फिर 11 बजे सोई हूँ, रात के 3 बजे उठी हूँ। अल्लाह। और मुझे 5-6 चूल्हों पे खाना पकाना है, फिर 8 बजे बच्चे को भेजने के बाद घर का काम करना है, फिर उसके बाद मुझे खुद जाके सेल करना है। मिस सिर्फ आपकी लाइफ के 4 घंटे आपके रेस्ट के, और उसमें भी मेरा कभी ऐसे शुगर डाउन हो जाती है, ऐसा लगता है मेरा बीपी लो हो गया, कुछ हो गया मुझे, बस मुझे बिस्तर दे दो। उसके बाद मुझे वाकई कुछ होश नहीं होती मैं कहाँ हूँ। अपने आप को बिल्कुल मैंने ख़त्म कर दिया। किस लिए कर दिया है कि अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। तो अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे सगे भाई की परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जो सोचना है सोचने दो। हम राइट हैं, हम सही हैं, हम सही कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है अमाउंट तो हम रेस्टोरेंट नहीं बना सकते, तो जो कर सकते हमने कर लिया, एटलीस्ट एक सुकून तो है। नाज़िया, लोग जो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रहते हैं ना, उनको कोई भी आम सा काम करने में ना बहुत शर्मिंदगी होती है। मुझे याद है मैं जब कही ना मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। मैंने अपना काम शुरू किया जब मेरे पास काम नहीं था, ये वाला काम जो मैंने ज़िंदगी भर किया। तो लोग कहते तुम ये काम करोगी, तुम ये काम करोगी। मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही ना, रिस्क हलाल तो कर रही हूँ, मेहनत दे रही हूँ। कहते हैं ना ब्लड स्वेट टेयर्स, आंसू खून पसीना सब देना पड़ता है। तो लोग ना कहते हैं ओहो हमने तो इतने बड़े बड़े ओहदों पे काम किया, हम छोटा काम कैसे कर सकते हैं। क्या कहोगी? मिस वही बात आएंगे, लोग कुछ भी कहें, आपने अपने आप को देखना है कि आप सही हो, आप सही कर रहे हो तो आप करो, लोगों की परवाह नहीं करो। लोगों का काम है कहना, कहने दो। अगर आपके घर में राशन नहीं है तो वो देंगे नहीं आपको, लेकिन आप अच्छा आके नहीं, लेकिन आप अच्छा खा रहे हो ना तो वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर से जेलसी होगी उनको। तो आप दुनिया की क्यों परवाह करते हो? नहीं करो परवाह। बेटा क्या कहता है? जी, बेटा क्या कहता है? बेटा कॉन्फिडेंट के साथ अपने फ्रेंड्स को कहता है कि हमारा अपना बिजनेस है, हमारा अपना स्टॉल है, कल हमारा रेस्टोरेंट बनेगा इंशाल्लाह। और वो जब फ्राइडे को उनकी ऑफ होती है तो बाकायदा से मेरे साथ काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, मेरे साथ पूरी हेल्प करते हैं। जिस मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अगर हो रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो नाज़िया, बहुत अच्छा कर रही हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इस वक्त मतलब मेरा दिल चाह रहा है मैं उठकर भागती हुई आपके पास आऊं और मैं आपको गले लगा लूं। मेरा प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो। इस वक्त पता नहीं किस किस के दिल में रोशनी की तरह जा रही हो, पता नहीं किस किस की सोच में एक खिड़की की तरह रोशन हो रही हो, पता नहीं किस किस के दिमाग में एक आइडिया की तरह बल्ब बन रही हो। यू हैव नो आइडिया कितनी माँ, कितनी बहन, कितनी बेटियां, सिंगल मदर्स हमारे लिए हमारा फख्र है सिंगल मदर्स। तो क्या हुआ, जो भी सिचुएशन है, क्या एक औरत का मैरिटल स्टेटस उसकी शख्सियत को बताता है कि उसकी शख्सियत कैसी है? क्या एक औरत होना अपने आप में इज्जत नहीं डिजर्व करता? एक माँ होना अपने बच्चों के लिए कर रही है, अपने बच्चे के लिए कर रही है। नाज़िया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बताओ कहाँ होती हो, कैसे जाती हो, किस तरह बेचती हो, क्या कॉस्ट है, हम किस तरीके से खरीद सकते हैं, हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? प्लीज बताओ, हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं प्लीज।
बेसिकली माशाल्लाह से मेरा जो ये काम है ख़ानदानी काम है। मेरी ममानी जान का अपना होटल है, तो मैं बचपन से उनको खाना पकाते हुए देखती थी। तो मुझे शौक़ है, शुरू से मैं स्टडी करती थी कि ये क्या रेसिपी है, कैसे बनाना। मैं छोटी सी 10 साल की थी जब से पकाना स्टार्ट किया हुआ मैंने। तो हत्ता कि रिलेटिव्स में भी लोग कहते थे कि मिस आप पकाएं, आप अच्छा पकाती हैं, आप पकाएं, आप अच्छा पकाती हैं। तो बस मैं कहती थी मेरे नसीब में चूल्हा है, लेकिन वो आज मुझे पता चला वो चूल्हा मेरा फ्यूचर है। नसीब में चूल्हा ही है और वही अच्छा है, वही अच्छा है। तो एक तेरी रजा है, एक मेरी रजा है, होगा वही जो मेरी रजा है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये अल्लाह कहता है। तो फिर उसके बाद जब कुछ ट्रेजेडी हुई, मामलात हुए, तो फिर जॉब की। तो जॉब भी रेस्टोरेंट में की। और अल्लाह की मास्टर प्लान ये उसने किया हुआ है, उसने सोचा हुआ है, उसने किया। तो मेरा माइंड उसने मुझे ये फील्ड से हटने ही नहीं दिया। बचपन में चूल्हा, रिलेटिव्स में चूल्हा, जॉब की तो रेस्टोरेंट, ओवन, कहीं ना कहीं मुझे चूल्हा ही नजर आया। उसके बाद जब मैंने प्लान किया तो फिर चूल्हा। तो बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मिस लोग लाइक करते हैं जब पका के लाती हूँ, यहाँ स्टॉल लगाती हूँ, सेल आउट खुद करती हूँ, क्योंकि मेरे पास पे करने के लिए सैलरी पे कोई पर्सन नहीं मैं रख सकती, क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं है। चलो एटलीस्ट थोड़ा सा सुकून हो जाएगा मुझे कि 15-20 हज़ार पे एक लड़का रख लूँ ताकि पका के लाऊँ, यहाँ लगाऊँ और बैठ जाऊँ, रिलैक्स करूँ। ऐसा नहीं मुमकिन, क्योंकि स्टार्टिंग है और जैसे लोग आएंगे, खाएंगे, लाइक करेंगे, ऑर्डर्स करेंगे, पकवाएंगे। आप कहाँ पर आपसे आके ली जा सकते हैं? जौहर में मलीनियम आप बहुत फेमस है। मलीनियम के अपोजिट बिल्कुल सामने ही जो दालमियार वाला रोड है, मैं मेन रोड पर खड़ी होती हूँ। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। आप बाइक पर ही होती हैं? नहीं, बाइक नहीं, स्टॉल बनवाया है मैंने, स्टॉल बनवाया है, ठीक है। और स्टॉल के ऊपर बाकायदा से उसको खोल के ओपन करके अभी दाल चावल ही और भी चीजें? दाल चावल, सालन वगैरह डेली मेन्यू चेंज करती हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आज आपको कोफ्ते खिलाए हैं तो कल मैं आपको निहारी भी खिला सकती हूँ। अच्छा। मतलब डेली टेस्ट चेंज कर करके मैं सालन दे रही हूँ। अंदाजन कितने लोगों का रोज हो जाता है खाना? मिस मैं माशाल्लाह से 4 to 5 kg तक जो है राइस वगैरह बना रही हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप ऑर्डर्स भी लेती हैं? ऑर्डर्स भी लेती हूँ, लेकिन 1 वीक पहले मुझे ऑर्डर मिले, क्योंकि मुझे प्री प्लान करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक क्योंकि अकेली हूँ। बिल्कुल। जब इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ा और ये एक अच्छे रेस्टोरेंट में चेंज हुआ, इंशाल्लाह एक पकवान सेंटर बन गया, तो फिर तो मुझे सिर्फ सुपरवाइजिंग करनी है, जो है काम करवाना है। कितना टाइम शुरू हुआ आपको ये शुरू किया? मुझे मिस 1 मंथ तो हो गया। 1 महीना हो गया। 1 मंथ मतलब 6 महीने पहले तक नाज़िया को पता था ये कर रही होगी? नहीं। तो फिर 1 साल बाद कैसे पता होगा कि क्या कर रही होगी? बस यही कहा, ये ऊपर वाला प्लान कर रहा है, यही प्लान कर रहा है। अल्लाह पाक जो बेहतर करे वो जो बेहतर, हम बस उसी सलामत रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारी प्यार आपके लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी काम में, कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो नेमत, बरकत और इसके हलाल में आसानी अता फरमाए। अल्लाह क्या कहूँ, नहीं समझ आ रहा। लेकिन उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। रहिएगा हमारे साथ, अभी वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत ही उम्दा खातून से आपकी मुलाकात हुई, बाजी दाल चावल वाली। ज़रूर इनको सपोर्ट कीजिए। अगर आप डालमिया की तरफ से जा रहे हैं कराची शहर में, तो ज़रूर आज आप किसी और के साथ अच्छा करेंगे, कल को इंशाल्लाह वक्त और अल्लाह आपके साथ डेफिनेटली अच्छा करेगा। और एक और अच्छा काम जो हम सुनते थे बचपन में हमेशा से, कि जब खाले होती थी, खाले बहुत अच्छी तरीके से बिक भी जाती थी, बहुत महंगी खाले जो हैं वो सेल ऑफ होती थी। बट अचानक से ये जो सेल ऑफ होने की जो कॉस्ट और प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ज़रा सा एक पैकेज दिखाना चाहेंगे। ज़रा मुलाहिज़ा किया कि आज हम इस सेगमेंट में आप किस हवाले से बात करने वाले, प्लीज़। बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर कर दी। रवां साल ईद कुर्बान पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त में 30% तक गिरावट रिकॉर्ड की गई, जिसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि इस साल मंडियों में ईद के तीसरे रोज तक मवेशी बिकने के लिए मौजूद रहे, जबकि गुज़िश्ता बरस चांद रात तक माल खत्म हो गया था। खरीदारी में कमी से मवेशी के कारोबार करने वालों को जहां नुकसान हुआ, वहीं मुल्क की लेदर इंडस्ट्री को खाम माल के हुसूल की मद में
दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल ईद कुर्बान पर 28 लाख गाय, बैल और बछड़े ज़िबा किए गए। तकरीबन 40 लाख बकरे, 8 से 10 लाख दुम्बे जबकि 1 लाख ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए, जिससे हासिल होने वाली खालें लेदर गारमेंट्स की तैयारी और उनकी एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा करती हैं। मगर हालिया बारिशों, क़ुव्वत खरीद में कमी और सही हैंडलिंग न होने से 40% खालें ज़ाया हो गईं। इस साल गाय की खाल की कीमत 1200 से 1500 रुपए रही, जबकि बकरे और दुम्बे की खाल 100 से 150 रुपए में फरोख्त हुई। लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक रवां साल कुर्बानी में कमी और खालें ज़ाया होने से इंडस्ट्री को जरूरत पूरी करने के लिए खालें दरामद करना पड़ सकती हैं, जिससे ज़राए मुबादला के ज़खायर पर मनफी असरात मरतब होंगे। तहम हुकूमत खालें जमा करने के साथ उनकी कीमत के तयन के लिए नोटिफिकेशन जारी करती तो कीमत में बेहतरी के साथ साथ उसकी हैंडलिंग भी बेहतर होती और इंडस्ट्री को ज़ायद खाम माल दस्तयाब होता। शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने देखी और इसी हवाले से मजीद हमारे साथ बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन शहजाद अली साहब ने। उनसे पूछते हैं, जनाब वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए। और वही वाली बात है, गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल ईद पर कितनी जो है वो खालें जो हैं वो फ़रोख्त हुई, जमा हुई, उसके ऊपर जो है प्रोडक्शन पर कितना असर पड़ेगा? प्लीज़ डू शेयर विद अस। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को लिया। उमूमन ये साल में एक दफ़ा इस चीज़ का डिस्कशन होता है क्योंकि ईद उल अज़हा एक ऐसा मौका होता है जिस मौके पे पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा होप होती है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो उसको हम वैल्यू एडिशन कर और मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जरिया बनेंगे। बट बदकिस्मती ये है कि पिछले कई सालों से, मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि 3 सालों से ये हो रहा है कि मुसलसल खालों की ना सिर्फ कीमत में गिरावट आ रही है बल्कि ये जो रॉ मटेरियल है ये ज़ाया हो जाता है। जो देखिए, मैं वजह बताने से पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी अहमियत क्या है। पाकिस्तान के अंदर जैसा आपको पता है कि पिछले साल तकरीबन 150 अरब रुपए का जानवर कुर्बान हुआ या ख़रीदा गया। सही। इसके अंदर सर्विसेज भी शामिल हो जाती हैं, सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल का ज़रिया बन सकता था, लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ क्योंकि लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि खालों को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। खाल के लिए होता है कि 4 घंटे के अंदर उसको एक ठंडी जगह पे या सायादार जगह पर नमक लगा दिया जाए तो वो सेफ हो जाती है 4 घंटे के अंदर। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हम वैसे तो प्रोग्राम्स अपनी एसोसिएशन के लेवल से करते हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, बट ये बदकिस्मती है कि लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। अब मैं आपकी इस सवाल की तरफ आऊंगा कि क्या वजह है कि इसकी पाकिस्तान में डे बाई डे अहमियत कम होती जा रही है और इसकी जो अफादियत है वो खत्म होती जा रही है। प्लीज। देखिए, इसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहले इस साल के हवाले से तो मैं आपको ये बताऊं कि कीमतें जो जिस लेवल पे चली गई इस दफ़ा जानवरों की, जिसकी वजह से लोगों के पास सकत नहीं रही इसकी ख़रीदारी के लिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि इसका मौसम बहुत इफेक्ट पड़ता है जानवर के ऊपर। तो जो मौसम था जिसकी वजह से यहाँ खुसूसन कराची में जानवर आए नहीं, या ये कह ले पाकिस्तान के शहरी इलाकों में उतने जानवर नहीं आ सके जितने जानवर आना चाहिए था। अच्छा। तो इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो खालें ज़ाया होती हैं और उसके अंदर जब आप ये खालें ज़ाया कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास खालें वाफिर मिकदार में अपनी एक्सपोर्ट के लिए या अपने गारमेंट बनाने नहीं इकट्ठी हो सकती। राइट। तो उस वजह से फिर हम डिपेंड करते हैं कि किसी तरह से इसको बाहर से इम्पोर्ट किया जाए और इम्पोर्ट करके इन खालों से अपनी तलब को पूरा किया जाए। ये इकोनॉमिक का एक उसूल भी है कि जाहिर है आप कितना महंगा पड़ता होगा। जी हाँ, बिल्कुल महंगा भी पड़ता है। और जो सबसे बड़ा इसके अंदर डायलेमा है, मैं ये कहूँगा सेटबैक है, वो ये है कि आपके अपने मुल्क का जो रॉ मटेरियल होता है आप उसको यूज नहीं कर पाते और आप उसको वैल्यू ऐड करके आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं ला पाते। अब होता ये कि जब आप इंपोर्ट करते हैं, बाहर की खाल लाते हैं, तो यू हैव टू पे फॉर दैट और वो ज्यादा पे करना पड़ता है। तो जो आपका मुल्क में वैसे ही आपकी मईशत एक बहुत ही मुश्किल दौराहे पर है और आपके लिए बड़ा परेशानी का सबब बनता है कि जब आप कोई चीज़ बाहर से खरीदते हैं
ना कि आप वो चीज अपने ही मुल्क में सेविंग नहीं हो सक रही है और आपका बेसिकली आउटफ्लो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। बिल्कुल। तो अंकुश साहब, मैं ये आपसे कहूँ, इस तरह आपने मुझे अभी एक टेक्निकल चीज बताई कि 4 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रिजर्व करना होता है नमक लगा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या उसकी कीमतों का तो अलग बात है, इस तरीके से है, लेकिन जिस तरह इस बार तो बिल्कुल ही सस्ती बिकी है, उसकी ये वजह है कि खाली क्वालिटी की नहीं थी मुताबिक, या बीमारी या डिजीजेस की वजह से? देखिए, नहीं, नॉट डिजीजेस, ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। मैं आपको असल में क्या है कि पाकिस्तान में कल्चर है जमा करने का, एक जमा करने का कल्चर। ऐसा नहीं होता कि आप, क्योंकि आप जो कुर्बानी कर रहे होते हो इंडिविजुअल हैसियत में कर रहे होते हैं, तो अब मेरे यहाँ अगर कोई कुर्बानी हुई है और मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, तो मुझे नहीं पता मुझे उस खाल को कहाँ देना है। तो अब होता ये था पहले कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस जो है ना वो करती थी। एसोसिएशन से मुराद कुर्बानी की खालें फला को दें। जी जी, और ये जो होती थी ना, ये चैरिटी वर्क्स के लिए जो होती थी वो, अब उसमें 4-5 मेन प्लेयर्स थे। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो एक सियासी मामलात है कि कुछ प्लेयर्स को रोक दिया गया, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी होती थी कि खाले सही तरीके से प्रिजर्व हो जाती वो खुद पिक करते थे घरों से और लेके जाके अपने स्लॉट, आप उन पर लेवरेज करते थे कि हमें वो चीज मिल जाती थी, तो हमारा जो टारगेट पूरा हो जाता था, डायरेक्टली बाय हो जाता था वहां से कच्ची हालत में और हमारी टैनरीज में पहुंच जाता था। अब वो नहीं हो सका। हमने क्या किया कि इस साल और पिछले साल भी हमने इसकी अवेयरनेस देने के लिए कुछ एसोसिएशन जो हम समझते थे कि जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जमा करने में, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया और उनको समझाया कि आप अपने सिस्टम को अच्छा करें और खालें जमा करें और उसके बाद आप उन खालों को हमें बेचें प्रिजर्व करने के बाद। लेकिन इस साल भी वो काफ़ी हमारी बातचीत हुई, लेकिन वो जो बात है ना कि कितनी बड़ी तादाद में ये खाले इंडिविजुअली घरों तक पहुंचकर वहां से कलेक्ट करना और फिर उसको टैनरी तक पहुंचाना, वो नहीं कर सका। ये जिम्मेदारी एक्चुअली सरकार की है, गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट इस चीज को इस तरह से बेहतर तरीके से इसको करे और उसको इस तरह से मैनेज करे कि ये खाले इंडस्ट्री तक पहुंचे, क्योंकि इंडस्ट्री तक वो खाले नहीं पहुंचेंगी तो इंडस्ट्री मजबूर है इंपोर्ट करने पे। राइट, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सर सिस्टम समझना चाह रही हूँ कि जी जो इदारे या जो इंडिविजुअल कैपेसिटीज में लोग ग्रुप्स में काम कर रहे थे उनको तो रोक दिया गया, लेकिन साथ में उसका सब्स्टिट्यूट नहीं दिया गया, उसके लिए आप लोगों को कोई और वे आउट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो हमारी लेदर इंडस्ट्री है वो अफेक्ट हो रही है और उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जहां इकोनॉमी इतनी अफेक्ट हो रही है वहां पर पैसा बाहर बचाने के बजाय हमें और बाहर भेजना पड़ रहा है। वेरी वेल सेड। मुझे हैरत है कि मैंने कभी भी इतना वाज़ेह और सही पैगाम आपने जो दिया है अभी अपने नाजरीन को, शायद मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट चूंकि बिजनेस को पढ़ा भी है और 5 साल तक ई कॉमर्स में रही हूँ, सो आई बिलीव हमें इस वक्त पाकिस्तान का ओवरऑल हर इंडस्ट्री में इनफ्लो बढ़ाने की जरूरत है और आउटफ्लो कंट्रोल करने की जरूरत है। एक बात आपको करना चाहूंगा आखिर में, प्लीज, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी आपके चैनल के हवाले से। देखिए, दुनिया में ना हर मुल्क का अपना कुछ एसेट्स होते हैं। True. और वो रॉ मटेरियल की सूरत में होते हैं। True. चाहे मैं कपास ले लूं जिससे यान बने, यान से, और ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। हमारे मुल्क में कपास भी सरप्लस में जाती है, स्किन्स भी, क्योंकि वी आर मीट ईटिंग पीपल। हम लोग हमारे दीवाने हैं लोग पूरी दुनिया में हमारे लेदर के। आप कहीं यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, लोग कहते हैं ओह पाकिस्तानी लेदर, पाकिस्तानी लेदर। एंड रियली होप कि नेक्स्ट ईयर जो है वो सिचुएशन और बेटर हो जब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात हो। मिसाल के तौर पे जैसे हमारी कंपनी, वी आर वर्किंग फॉर द ब्रांड्स। अब ब्रांड को हम ये बताते हैं कि हमारे मुल्क का एनिमल है। तो आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा और सरकार को ये कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट को, कि आप लाइफ स्टॉक की फार्मिंग करें, लाइफ स्टॉक की फार्मिंग करें। थैंक यू सो मच रासा फॉर बीइंग विद अस। आई एम सो सॉरी, टाइम बड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेना बहुत जरूरी है। तो सवेरे पाकिस्तान में प्लीज डू स्टे विद अस। हम अभी वापस आते हैं। आई एम रियली सॉरी, टाइम। सुबह सवेरे पाकिस्तान, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है 92 पर, और अब आपको बड़ा पसंद आएगा हमारा सेगमेंट। आई एम श्योर सारे सेगमेंट से आपको पसंद आएंगे, एक से बढ़कर एक माशाल्लाह सेगमेंट की पूरी टीम गुलदस्ता सजाती है। लेकिन अब जो है, अब सेगमेंट है स्किन के हवाले से। अच्छा, स्किन की मुख्तलिफ इशूज होते हैं ऑब्वियसली,
धूप को लेकर अलग है, हीट को लेकर अलग है, मौसम ये जो अभी बरसात का मौसम हो रहा है उसमें अलग है, फिर एलर्जीज जो हो रही हैं हवा में वो अलग है। लेकिन हर एक का एक ख्वाब होता है कि मेरी स्किन जो है ना वो शाइन करे, मेरी स्किन जो है ना वो ग्लास स्किन होनी चाहिए। ग्लास स्किन का बड़ा कोई क्रेज हुआ है आजकल, लेकिन हर चीज़ें, हर क्रीम, हर चीज़ आपके फेस पर जाकर आपको सूट करे ज़रूरी नहीं है। लोग जो है ना कहते हैं बस ये एक चीज़ हो गई वो चीज़ कर लो। भाई देखिए, पहले चेक कर लीजिए कि आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी। इसके अलावा ये कि आलूदगी, साथ में एनवायरमेंटल जो चेंजेस होती हैं जिल्द को किस तरीके से आपको वो अफेक्ट करती हैं, आपकी स्किन की हेल्थ को कितना अफेक्ट करती हैं। इसी पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बहुत सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमने हमारे बहुत ही प्यारे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमल एक को हमने दावत दी है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स वंडरफुल बीइंग विद यू। थैंक यू वेरी मच। Pleasure is all mine and it's such a pleasant morning कि आपके साथ हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो ऑब्वियसली यू आर एन अमेजिंग डॉक्टर एंड एक्सपर्ट, बट आज हम जरा थोड़ा ब्लैक हेड्स पर, थोड़ा स्किन की शाइन पर, मौसम की तब्दीली पर, ये सारी चीज़ों पर जरा सा बात करेंगे, फोकस करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताइए ब्लैक और वाइट हेड से कैसे छुटकारा हासिल करें और ये होते क्यों हैं? जी, एक्चुअली ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एक्नी का एक हिस्सा है, ठीक है ना। ये कॉमिडोन्स होते हैं जो कि एक्नी का एक पार्ट है। तो एक्नी बहुत कॉमन चीज़ है, फ्रॉम 13 to 25 के एज तक ऑफ एंड ऑन निकलती रहती है। आजकल मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। एक तो वो रीज़न है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा आपको सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए जो आपकी फेस के लिए सही हो। अच्छा, एक्नी क्रीम्स आ रही हैं, पहले मैं क्रीम्स पे स्टार्ट करता हूँ। क्रीम्स को यूज करें, उसके अंदर ये होती है कुछ आइसोट्रेटिनोइन जैसे क्रीम है या एक्नी पिक्स क्रीम है, ये आपको सिर्फ रात में लगानी होती है जहां जहां आपको दाने हैं वहां लगा के छोड़ दीजिए और आप उसको लगा के सो सकते हैं। एक ख्याल रखिएगा कि हर एक्नी क्रीम हर स्किन टाइप की नहीं होती। आपने बहुत अच्छी बात की थी इंट्रोडक्शन में कि एक क्रीम होती है वो हर कोई यूज करने लगता है। तो प्लीज आप हमें 1 to 1 दिखाइए क्योंकि हर की स्किन टाइप अलग होती है। आप माशाल्लाह खुद इतनी समझदार हो और आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत पसंद है, आपकी नॉलेज भी। तो आप बिल्कुल सही एडवाइस करती हैं कि ये नहीं कि हर कोई लगा ले हर चीज। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सनब्लॉक बहुत जरूरी है। अच्छा, आपका डाइट बड़ा मैटर करती है, स्ट्रेस लेवल है। अच्छा, नींद का सही टाइम पर होना भी एक्नी को बहुत ठीक रखता है। अच्छा, एक चीज है, एक्नी के लिए परेशान मत होइए। हम एक्नी को एज अ फिजियोलॉजिकल चीज लेते हैं जो यंग लोगों में होती है। आजकल लोग नए नए कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। कुछ भी क्रीम लगाने से पहले यहाँ पे पैच टेस्टिंग जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। पैच टेस्टिंग में अगर रेडनेस, बर्निंग या इचिंग हो तो फिर अवॉइड करें, वरना आप यूज कर सकते हैं। एक्नी के बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, आप क्रीम यूज कर सकते हैं। बहुत ही आम सी चीज है। एक आपको एक सनब्लॉक यूज कर लीजिए। GI एक्ट क्रीम आ रही है, वो रात में सिर्फ एक्नी पे लगा के यूज कर लीजिए। एक्नी का मेन प्रॉब्लम होता है उसके निशान, उसके लिए हम जरूर आपको ट्रीटमेंट देते हैं। निशान, अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब क्योंकि अक्सर दाने ना बच्चे आप फोड़ भी लेते हैं ना। अच्छा, मुझे भी आदत है वैसे फोड़ने की, और तो शुक्र है। लेकिन एक चीज मुझे आपसे बात से याद आया कि भाई मैंने आपकी स्किन देखी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी स्किन देखी और मैं पागल हो गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, आपने क्या लगाया हुआ है, मुझे फौरन दे। अब जरूरी है क्या जो आपको सूट कर रहा है वो मुझे भी सूट करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सीख है। देखिए, मैं सबसे कहता हूँ नेवर लीव होम। मतलब देखिए, सनब्लॉक मैंने अभी भी लगाया हुआ है फेस पर, ठीक है। सनब्लॉक आप सुबह अब जहाँ पे आप दांत ब्रश करते हैं उसके बराबर ही सनब्लॉक, अपना फेस वॉश और नाइट क्रीम यूज कर लीजिए। आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए, राइट। अच्छा, फिर डाइट से भी बड़ा मैटर करता है। नाश्ता जरूर करें, विटामिन C की चीजें जरूर खाइए। कोशिश करें कि आप बाहर का अवॉइड करें और चीजों को थोड़ा सा चेंज करिए। विटामिन जैसे एक प्रीकॉस आ रही है, उसमें ग्लूटाथियोन भी है। एक विटामिन जो आ रही है ईकॉस है, जो फीमेल्स के लिए मैं बहुत जरूरी प्रिस्क्राइब करता हूँ। इवनिंग प्रिमरोज है। अच्छा, एक चीज आप बहुत ख्याल रखिए कि अपना शेड्यूल, आपने देखा होगा हम सब ने आजकल में शेड्यूल खराब किया हुआ है, रात को दिन, दिन को रात। उससे भी एक्नी भी होती है, स्किन भी खराब होती है और ग्लो नहीं आता। तो मुझे ये क्योंकि जब से मॉर्निंग शो में दोबारा शुरू हुआ है, आई कम बैक टू दैट रूटीन कि सुबह उठना, जल्दी सोना, इतना हेल्दी इंसान फील करता है, ज्यादा काम कर सकता है, दिन में आपको ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा चीजें आपकी होती हैं। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी स्किन पे कितना असर करती है। लेकिन साथ साथ जो मौसम की आलूदगी है, इस वक्त जो मौसम है, बाहर बड़ा हफ्सा है काशिफ डॉक्टर साहब, आपको पता है, और बाहर अभी मौसम बारिश का होने वाला है। ऐसी सूरत में अक्सर लोग भाग जाते हैं क्रीम लगाने के और चिपचिप हो जाएंगे। क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों को? जी
जी, मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो भी क्रीम यूज करें उसको कूल पिक्स लोशन आ रहा है या कैलेमीन लोशन आ रहा है उसमें मिला के यूज करें। अच्छा, कैलेमीन लोशन है थोड़ा सी ड्राई भी करता है स्किन को, और अभी जो गर्मी दाने आपकी स्किन जो बहुत हब्स वाली हो रही है उसके लिए बहुत अच्छा है। फेस पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, जो भी आप क्रीम लगाएं सनब्लॉक में आप कैलेमीन लोशन या कूल पिक्स के नाम से या डीके लोशन के नाम से आ रहा है वो आप मिक्स कर दीजिए, उससे एक सूदिंग इफेक्ट भी आता है। अच्छा, और सही आप कह रही हैं कभी कभी चिपचिपाहट होती है लोगों को, तो मैं सनब्लॉक के साथ ये जरूर यूज करवाता हूँ ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अच्छा, आप आज के जो सनब्लॉक आ रहे हैं वो वाटर बेस्ड आ रहे हैं, वाटर बेस्ड सनब्लॉक आप जरूर लीजिए, क्योंकि ऑयल बेस्ड इस वेदर के लिए, स्पेशली कराची का जो वेदर हो रहा है उसमें वो सही नहीं है। वाटर बेस्ड सनब्लॉक आपकी स्किन को रिजुविनेटेड भी रखेंगे, और सबसे अच्छी बात ये होगी आपकी स्किन को चिपचिपाहट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा आजकल क्रेजी सीन हुआ है ग्लास स्किन का क्या माजरा है? क्या वो खाली सफाई से, क्लेंजिंग से और क्रीमें लगाकर हो सकता है, या कुछ और एक और डिग्री कोई ऊपर ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं ग्लास स्किन के लिए? देखिए, ग्लास स्किन जो है वो एक्चुअली आपकी नॉर्मल स्किन है जो कि पिगमेंटेड नहीं हो, आपका एक कलर होना चाहिए उसके अंदर। ऑफ कोर्स मैं आजकल हाइड्रा फेशियल अपने क्लिनिक्स पे कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं मेल फीमेल दोनों में। 1 महीने में 1 दफ़ा आप हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं, साथ साथ सनब्लॉक ज़रूरी है। अच्छा, नाइट क्रीम में आप ये ख्याल रखिएगा कि विटामिन सी ज़रूर होना चाहिए। एक बायोफेयर के नाम से क्रीम आ रही है, दैट इज़ वेरी गुड, कोसार्ट के नाम से आ रही है। लेकिन देखिए माया, माशाल्लाह खुद इतनी मुझे खुशी होती है आपके साथ काम करते हुए कि आप इतना मतलब एजुकेटेड वे में आप टीच करती हैं लोगों को भी। तो ये परसिस्टेंटली करना है, अपनी आदत बना लीजिए कि रात में आपने सनब्लॉक, सुबह में आपने सनब्लॉक लगाया, दोपहर में लगाया, और रात में आप क्रीम लगा के सोए, ठीक है। लेकिन हाँ, वही वाली क्रीम जो आपको डॉक्टर ने रेकमेंड की है, बिल्कुल ठीक है, तब ग्लास स्किन आपकी कम से कम 1 से 3 महीने में हो जाएगी। ओह वाह, जबरदस्त। इसका मतलब मुझे फिर आपसे मिलना पड़ेगा, आपसे और तो मेरा जरा दोनों मेरी ग्लास स्किन करें दोबारा से फ्रेश, क्योंकि रोज सुबह उठकर यूवी लाइट्स और मेकअप और सनब्लॉक सब लगाती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू। और अब बात करते हैं अच्छी स्किन के साथ साथ अच्छे गेम की, और वो है बात कर रही हूँ मैं क्रिकेट की। क्रिकेट की बात अगर हो जाए तो कौमी क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका में, जहां 16 जुलाई को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका टेस्ट मैच खेला जाएगा, लेकिन उस वक्त श्रीलंका की हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हमने जो हालात देखे पिछले दिनों, हमने देखा कि जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने ऐलान किया कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा दिए बगैर वो फरार हो गए, क्योंकि अवाम ने उनके रेजिडेंसी पर जो है वो हल्ला बोल दिया था। आपने मनाजिर देखे होंगे सोशल मीडिया और न्यूज़ पर, उनके स्विमिंग पूल हो, उनके बेडरूम्स हो, उनके रहने की जगह हो, उस तमाम जगहों पर श्रीलंकन अवाम ने जो है वो ढाबा बोल दिया था। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, लेकिन साथ साथ अगर बात करें कि मौजूदा हालात में ये जो एशिया कप है ये कितना मुतासर होगा, क्या ये कहीं शिफ्ट होगा, क्या ये पोस्टपोन हो जाएगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एज ऑलवेज आवर फेवरेट सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। गुड मॉर्निंग माया, सुबह खैर। सुबह खैर एंड बिलेटेड ईद मुबारक, क्योंकि ईद का ही हफ्ता चल रहा है, लेकिन साथ साथ बारिश भी मुबारक और बारान रहमत के साथ साथ क्या ये भी हमारे लिए बारान रहमत होगा, ये जो पाकिस्तान श्रीलंका की जो हमारी एक मुकाबला होने वाला था, और ये सिचुएशन के अंदर क्या लग रहा है आपको इकबाल भाई कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वेरी डाइसी सिचुएशन, नो? बिल्कुल सही कहा माया आपने, खतरात के बादल तो मंडला रहे हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के 2 टेस्ट मैचेस हैं, एक टेस्ट मैच 16 जुलाई से परसों से, और दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से। पहला तो चले गॉल में, दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में खेला जाना है, जहां आपने खुद अभी बता रही थी कि सदारती महल पर लोग उसमें दाखिल हो गए और बड़े गंभीर हालात हैं श्रीलंका के। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट श्रीलंका दोनों अब तक किसी हतमी फैसले पर, हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। आज पाकिस्तानी टीम अब से थोड़ी देर बाद कोलंबो से गॉल के लिए रवाना हो रही है, जहां गॉल में सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होना है। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती तो पाकिस्तान और श्रीलंका के क्रिकेट श्रीलंका कोई ना कोई स्टेटमेंट देते, लेकिन दोनों मुमालिक अब तक खामोश हैं, और मेरे ख्याल में वो इंतजार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उस सूरत में इस सीरीज़ को मुलतवी किया जाए, वरना ये सीरीज़ चूँकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है माया, तो इस सीरीज़ का होना और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की तीसरी या चौथी पोजीशन है आईसीसी की टेस्ट पॉइंट्स टेबल पर।
एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि चौथी पोजीशन पे आ गया इंडिया, थर्ड पर आ गया, और साथ साथ ये कि इनका प्रैक्टिस सेशन भी जो है वो इनका मंसूख हो गया। इस सिचुएशन में तो मुझे लगता है कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी आपके मेरे साथ होता ताकि वो ये समझ में मुझे बताएं तो इनकी मेंटल सिचुएशन, इनकी परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ेगा, नॉट ओनली पाकिस्तानीज बट ऑल ओवर द क्रिकेटर्स, श्रीलंकन एज वेल। जी इकबाल भाई। बिल्कुल आपने सही कहा माया, क्योंकि इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच हुआ था गॉल में, वहां प्रोटेस्टर्स जो थे वो बिल्कुल मैदान तक पहुंच गए थे और सिक्योरिटी बड़ी सख्त की गई है। इससे ज़हनी तौर पर खिलाड़ी जो है एक तरह से नफसियाती दबाव का शिकार है और वो अपने खेल पर किस तरीके से कंसंट्रेट करेंगे, ये आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। लेकिन डिपेंड करता है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, लाखों रुपए मिलते हैं, लेकिन सूरत हाल चूंकि अब कोलंबो से निकल गए हैं पाकिस्तानी, तो फिर सूरत हाल थोड़ी डिफरेंट है। अगर कोलंबो में ही होते तो जहां पर के बड़े हालात खराब है, कर्फ्यू लग गया, सिचुएशन बड़ी, प्रोटेस्टर्स बहुत ज्यादा हंगामा आराई कर रहे हैं। गॉल निस्बतन कोलंबो के थोड़ा जो है काम एंड क्वाइट जो है सिटी है, शहर, क्योंकि ये समंदर के किनारे वाक़ गॉल, और गॉल का स्टेडियम आपको याद होगा कि एक जमाना था कि जब सुनामी आया था तो इस स्टेडियम में भी पानी दाखिल हो गया था। लेकिन अब तवक्को यही है कि खिलाड़ी ज़हनी तौर पर अगरचे परेशान तो होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उन्हें कंसंट्रेट करना होगा अपने खेल पर। सही बात है। आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें भी कोई एक अल्लाह की रजा है कि अगर खेल इसमें आगे, कहते हैं ना कि इस वक्त भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि ये गेम होना, ये एक आईसीसी का एक हदफ पार करना, ये एक चैलेंज मिलना, ये भी इनकी मेंटल हेल्थ को पुश करेगा कि भाई ठीक है हालात जैसे भी हों अल्लाह फिर कोई रास्ता निकाल देता है। लेकिन अगर ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इसके शिफ्ट होने की, आई वॉन्ट टू नो इकबाल भाई कि अगर ये शिफ्ट होता है तो ये किधर शिफ्ट हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या बांग्लादेश की तरफ जाएगा, पाकिस्तान की तरफ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, आप जस्ट पूछ रही हूँ। यूएई जाएगा, कहाँ जाएगा? देखिए माया, ये अगर 2 टेस्ट मैचेस मुलतवी होते हैं तो बाद में श्रीलंका में ही होंगे, लेकिन इसके बाद 27 अगस्त से एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होना है जो वर्ल्ड कप T20 की तैयारी का हिस्सा है। अब श्रीलंका के माशी हालात भी ऐसे हैं, आया क्रिकेट श्रीलंका इस टूर्नामेंट को मैनेज कर पाएगी या नहीं, तो उसके हवाले से 26 जुलाई, इस माह की 26 तारीख डेडलाइन दी है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट श्रीलंका को कि वो फाइनल हतमी उन्हें बताए। और जो बेस्ट ऑप्शन इस वक्त नजर आ रहा है वो बांग्लादेश है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तो किसी सूरत नहीं हो सकता, हम कैसे तैयारी करें, और फिर भारत भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है, भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा। तो एक सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो इनके पास बांग्लादेश है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह चुका है कि हम तैयार हैं होस्ट करने के लिए एशिया कप को, लेकिन एक ऑप्शन इनके पास मुत्तहिदा अरब अमारात भी है। बाद लोग कह रहे हैं अगस्त और सितंबर में वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वहां बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चांसेस यही है कि अगर श्रीलंका में एशिया कप T20 नहीं हुआ तो सूरत में ये बांग्लादेश में होगा। ठीक हो गया इकबाल भाई, लेकिन एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि खुदा न खास्ता टेस्ट सीरीज मुकम्मल फर्ज करें नहीं हो पाती किसी भी वजह से, गॉड फॉरबिड, तो पाकिस्तान की पोजीशन एज फार एज द पॉइंट्स आर कंसर्न वहां पर कैसे अफेक्ट करेगा? माया, पोजीशन तो वही रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि अभी अगला साल भी 2023 तक मैचेस होने, दीगर टीमों के जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में टीमें एक दूसरे के खिलाफ रेसिप्रोकल बेसिस पर खेल रही हैं, तो मेरे ख्याल में अगर मुलतवी भी होती है तो चांस होगा कि आइंदा कोई विंडो मिल जाए जिस विंडो में इस सीरीज को एडजस्ट किया जा सके ताकि पॉइंट्स का जो मामला है वो हल हो सके। ठीक हो गया। अच्छा इकबाल भाई, सिचुएशन में जो भी खेल रहा है मेरी नजर में तो सारे हीरो हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बीइंग एन एक्सपर्ट, बाबर आजम के अलावा और कौन है शाइनिंग स्टार? देखिए बाबर आजम के अलावा जो है वो माया सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान है, लेकिन उन्होंने कराची टेस्ट में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, T20 के वो स्पेशलिस्ट हैं। मेरी नज़र में इस वक्त जो है ना सबकी नज़रें शाहीन शाह अफरीदी पर मरकूज होंगी, हालांकि श्रीलंका की विकेटें कंड्यूसिव नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, तो मेरे ख्याल में बाबर के बाद जो दूसरा स्टार होगा वो शाहीन शाह अफरीदी होगा। सही बात है। शाहीन अफरीदी की जब शक्ल याद आती है तो मुझे एक स्माइल का आइकॉन याद आ जाता है कि बस एक स्माइल माशाल्लाह से, ही हैज अ वेरी स्माइलिंग एंड प्लेजेंट फेस। बट जहां तक प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करते हैं तो प्लेजेंट सरफराज साहब के हवाले से नहीं है इकबाल साहब, उनको क्या आपकी नज़र में, आपको क्या नज़र आता है? क्या वो क्रिकेट की तरफ वापस आएंगे या कहेंगे उन्होंने खैराबाद कह दिया है, जस्ट गोइंग टू डू प्रोबेबली फार्मिंग या किसी और चीज़ में अपने आप को बिजी रखेंगे? व्हाट डू यू से इकबाल भाई?
देखें, मीडिया के दबाव की वजह से सरफराज अहमद को ये कैरी कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रेशर का सामना करना पड़ेगा मीडिया के। लेकिन सरफराज अहमद को क्रिकेट की बस का तन्हा मुसाफिर बनाए हुए दौरे पे ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं। एक पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, उसको इस तरह से घुमा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि मोहम्मद रिजवान माया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको भी ड्रॉप नहीं किया जा सकता। लेकिन वनडे में हम जरूर सरफराज अहमद को मिडिल ऑर्डर में एज अ बैट्समैन ट्राई कर सकते थे। अब देखें क्या होता है। यहाँ पर तो जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच इकबाल भाई फॉर टेकिंग आउट टाइम। बड़े दिनों बाद बात हुई बट बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली होप, बिकॉज पाकिस्तान में जहां क्रिकेट दोबारा से उभर रहा है, श्रीलंका की सिचुएशन देखते हैं तो हमें दुख भी होता है, हालात को देखकर बड़ा अफसोस होता है। हमने इस तरह के मनाजिर कभी नहीं देखे थे कि भाई इस वक्त कोई वहाँ रूल करने वाला नहीं है, क्रिकेटर्स हैं वहाँ के, वो चाहते हैं इस वक्त उनकी आवाम की सपोर्ट उनके साथ हो, लेकिन आवाम खुद अपने आप को इसको सपोर्ट नहीं कर सकती तो वो किसी और को क्या सपोर्ट शो करेगी। आई थिंक हमें हाफ ग्लास फुल देखने की जरूरत है। बीइंग अ पाकिस्तानी, एट लीस्ट हमारे पास एक अपना मुल्क है, अपनी ज़मीन है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास इलेक्शंस हैं, हमारे पास पार्टीज़ हैं जो हर पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं। तो क्यों नहीं हम अच्छा देखते, क्यों नहीं हम हाफ ग्लास फुल देखते। रखिएगा अपना ख्याल। होती है कल आपसे मुलाकात इंशाल्लाह सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज़।